मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं फॉरेन कल्चर में वो देखता हूँ कि सबसे पहले जैसे कोई बोलता है कि मैं आर्मी ऑफिसर था या आई वर्कड विद आर्मी, तो सबसे पहले ये बोला जाता है थैंक्स फॉर योर सर्विस टू द नेशन। हमारे यहाँ ऐसा नहीं बोला जाता है। हमारे यहाँ फ़ौज को एक नौकरी माना जाता है, एक नौकरी की तरह नौकरी होती है, आप करके आ गए, ठीक है, ये फ़ौजी था, फाइन। मेरे इतने सालों के सिविल करियर में भी आई थिंक 8 से 10 लोग ऐसे मिले होंगे जिन्होंने मुझे बोला है थैंक्स फॉर योर सर्विस टू द नेशन। अदरवाइज़ और वो भी लोग वो बोलते हैं जिनके घर में शायद कोई फ़ौजी होगा जो जानते हैं कि क्या तकलीफ़ें होती हैं एक फ़ौजी लाइफ़ के साथ। सो अगर आप किसी भी फ़ौजी को सपोर्ट कर सकते हो, अ, किसी भी फ़ौजी फैमिली को सपोर्ट करते हो, जब फ़ौजी शायद पोस्ट पे बैठा है और फैमिली अकेली है, घर पे है, अ, कोई सपोर्ट चाहिए, उनके बच्चों को कोई सपोर्ट चाहिए, किसी तरह से अगर आप कर सकते हो, आपके आस-पास जो रहते हैं या आप किसी को जानते हो, सो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। मतलब मैं इवन एज़ जो आपका चैनल है, मैं आपको भी ये बोलूँगा कि इस चीज़ को थोड़ा प्रोपेगेट करो। फौजियों की रिस्पेक्ट दे डिज़र्व, आई एम नॉट सेइंग कि उनको रिस्पेक्ट भीख में देनी है, दे डिज़र्व रिस्पेक्ट, बट यही है कि वो हमारे अंदर वो फीलिंग आनी चाहिए। सो वो कहीं न कहीं रिस्पेक्ट अगर आप दोगे, उनको सपोर्ट करोगे, तो जो फौजी पोस्ट पे बैठा है, ही विल आल्सो गेट मोटिवेटेड कि हाँ, कोई है जो मेरी फैमिली की देखभाल कर रहा है, तो मैं यहाँ बैठ के उन सबकी देखभाल कर सकता हूँ। सो अगर वो वहाँ बैठ के हमारी निगरानी कर रहा है या हमारे लिए अपनी जान लेके बैठा हुआ है, तो अगर हम उसकी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, इज़्ज़त दे सकते हैं, कहीं न कहीं वो हमारी आर्मी को इन टोटैलिटी वो अफ़ेक्ट करेगा, एक पॉज़िटिव वाइब आएगी, एक मोटिवेशन मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम संदीप है और आज एक खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर दीपक सदोत्रा सर, जिन्होंने इंडियन आर्मी की 22 सिख रेजिमेंट में 2002 से 2008 तक अपनी सेवाएं दी हैं। और आज सर हमारे साथ हैं अपना एक्सपीरियंस, अपनी लर्निंग शेयर करने के लिए। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सर, डिफेंस कॉरिडोर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी आर रियली वेरी ऑनर्ड टू हैव यू हेयर। सर, इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। जैसे आपने मेरे को इंट्रोड्यूस किया, मैं पर्सनल लाइफ़ से शुरू करना चाहूँगा। मैं जम्मू से बिलॉन्ग करता हूँ। जम्मू का एक छोटा-सा कस्बा है बिश्नाह, जम्मू से अबाउट 25 किलोमीटर पहले। फौजी एस्पिरेंट्स ने शायद बीडीबाड़ी कैंटोनमेंट का नाम सुना होगा, उसके पास में ही मेरा कस्बा है। इट इज़ टुवर्ड्स द बॉर्डर एरिया, अर्निया सेक्टर जो बोलते हैं। मतलब मेरे घर से अगर मैं क्रो फ्लाई डिस्टेंस बोलूँ तो बॉर्डर शायद 10-12 किलोमीटर होगा। सो वहाँ से रहा हूँ। अपनी पढ़ाई वहीं से करी है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिश्नाह से मैंने अपनी 12th करी। जीजीएम साइंस कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर ईयर में ही मैं फर्स्ट टाइम रिटन अटेम्प्ट किया था, वो क्लियर हो गया और बाय द टाइम मेरा ग्रेजुएशन फिनिश हुआ, तब तक मैं आर्मी के लिए सिलेक्ट हो चुका था। तो सोने पे सुहागा वाली बात थी वो। मेरे करियर अगर मैं बोलूँ तो ग्रेजुएशन खत्म होने से पहले करियर सेट हो चुका था। पर्सनल फ्रंट में जैसे मैंने बताया वहीं पला बड़ा हूँ। फैमिली में अभी मम्मी है, मेरी बीवी है, मेरी बेटी है। शी इज़ अबाउट 14 इयर्स हो जाएगी अभी वो। क्रिकेट खेलती है वो, शी इज़ एन एस्पिरेंट क्रिकेटर। सो उस पे मेहनत चल रही है, वो भी एक फ़ोकस है लाइफ में। गुड़गाँव में सेटल्ड हूँ अभी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ। फौज के 6 साढ़े 6 साल जो मैंने जॉब करी, उसके बाद आई एम लखनऊ से एक रीसेटलमेंट कोर्स जो आर्मी स्पॉन्सर्ड होता है वो करके उसके बाद कॉर्पोरेट में मैं एचआर में हूँ। आई वर्कड विद टेलीकॉम, ई-कॉमर्स और अभी मैं एक एजुकेशन स्टार्टअप के साथ हूँ, एचआर का काम देखता हूँ। तो उसमें भी वही है, इंटरेक्शन विद पीपल, टीम बिल्डिंग, सिलेक्शन प्रोसेस एंड ऑल। सो कहीं ना कहीं वही काम आगे कंटिन्यू चल रहा है। बाकी मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मैं फौज का फ्लैग बेयरर हूँ और अगर मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हूँ तो कहीं ना कहीं एक फौजी तमगा मेरे कंधों पे है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं लोग ये ना बोलें कि हाँ फौजी अफसर ऐसे होते हैं या वैसे होते हैं। सो मैं जो कैरी करता हूँ कहीं ना कहीं मैं एक फौजी रिप्रेजेंटेटिव बन के अपने आप को कैरी करता हूँ। क्यों? सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने कब ये सोचा कि मुझे डिफेंस फोर्सेस की तरफ जाना चाहिए, या कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको मोटिवेट किया कि यस यू शुड ट्राई फॉर डिफेंस फोर्सेस? डिफेंस फोर्सेस का मैं कहूँगा घर से ही एक चलन है। मेरे फादर हवलदार थे आर्मी में।
ही रिटायर्ड एज अ हवलदार ASC से, क्लरिकल उसमें थे वो। तो उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी आर्मी में। मेरे नाना जी सूबेदार रिटायर्ड थे और मेरे मामा जी सूबेदार रिटायर्ड हैं आर्टिलरी से। सो फैमिली में था। प्लस जैसे मैंने कहा मैं जम्मू से आता हूँ, सो हमारे रीजन में एक वो रिस्पेक्ट है आर्मी के लिए, वो एक कल्चर है। मैं लाइक अगर मैं बोलूँ तो मैं जैसे जम्मू कश्मीर की बात करूँ, हमारे पास डोगरा रेजिमेंट है, हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स है, हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री है, जो हमारे J&K से रिलेटेड फोर्सेस बनी हुई है। तो हमारे डोगरास, जिनको फाइटिंग क्लैन बोला जाता है, वो आर्मी में आके अपनी सेवाएं देते हैं। तो वो कल्चर है वहाँ पे। एंड इसलिए मोटिवेटेड तो थे ही आर्मी में आने के लिए। और वो लैंड ऐसा है जिसने हमें पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा हमारे जम्मू से हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक कल्चर था। प्लस मैं अगर इंसिडेंट्स की बात करूं तो जब कारगिल हुआ 99 में, हम कॉलेज में थे। सो मेरा जो टाउन जैसे मैंने बताया वो टूवर्ड्स द बॉर्डर एरिया है, अर्निया सेक्टर पड़ता है, वहाँ उस तरफ है मेरा, बीडीबाड़ी कैंट के पास में ही है। तो उधर पड़ता है मेरा कस्बा। उधर जब हमने वो मूवमेंट देखी पूरी 99 में, आर्मी को डिप्लॉय होते देखा, वो जोश देखा, तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन एक कारगिल के टाइम पे ज्यादा था कि हाँ जाना है, अब तो यही करना है। एंड जैसे पहला चांस मिला, हम अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में मैं अप्लाई कर सकता था एज पर एज क्राइटेरिया। मैंने अप्लाई किया, फर्स्ट टाइम रिटर्न क्लियर हुआ, पहली बार में SSB भी क्लियर हो गया। सो दैट वाज, अगर मैं बोलूँ तो एक वो था मोटिवेशन की। अगर इंसिडेंट्स की बात करें तो कारगिल वाज वन बिग इंसिडेंट। प्लस मेरे एरिया में जो एक खासियत है कि हाँ हमने फौजी दिए हैं अच्छे इंडियन आर्मी को, सो वो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन हमेशा से थी कि इंडियन आर्मी में जाना है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। सर आप हमारे व्यूवर्स को अपने SSB एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, क्योंकि एक सिलेक्शन प्रोसेस का ये टफेस्ट फेज माना जाता है, आपने इसको कैसे टैकल किया? तो अगर मैं बोलूँ मेरी SSB की स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहूँगा, बिकॉज कहीं ना कहीं जो कुछ मेरे साथ हुआ कहीं ना कहीं मेरे लिए फायदेमंद हो गया। मैंने रिटर्न अपना क्लियर किया, मेरा SSB कॉल, इनफैक्ट जब रिजल्ट्स आया था फर्स्ट, उसमें मैंने अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट एग्जाम, रिटर्न एग्जाम मैंने सिर्फ इसलिए दिया था कि आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि रिटर्न एग्जाम कैसा होता है, फिर अगली बार तैयारी करके देंगे। दैट वाज द मेंटालिटी। बट ठीक है, कहीं ना कहीं पढ़ाई ठीक थी अपनी, तैयारी अगर मैं बोलूँ कोई ऐसी स्पेशल तैयारी नहीं करी थी मैंने रिटर्न के लिए, बट हाँ बेस अपना स्ट्रांग था, तो मुझे था कि क्लियर हो जाएगा। प्लस अगर आप जैसे मेरे सब्जेक्ट साइंस थे, सो मैथमेटिक्स नहीं था मेरे पास, सो मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आई कुड गो विदाउट मैथमेटिक्स। तो इसलिए मेरा साइंस, जनरल नॉलेज एंड ऑल दैट वो बेसिक थोड़ा स्ट्रांग था, तो इसलिए वो हेल्प किया रिटर्न क्लियर करने में। रिटर्न क्लियर करके जो रिजल्ट, जो रिजल्ट जब आया, रिजल्ट का मैंने आई हैव नॉट सीन द रिजल्ट लिस्ट। मुझे पता था कि मैंने तो ऐसे ही एग्जाम दिया है। देयर वाज अ सप्लीमेंट्री लिस्ट व्हिच केम इन एंड उसमें मेरा नाम था। एंड मतलब आई डिडंट चेक द लिस्ट, मैंने लिस्ट नहीं देखा था। मैं एक दिन अपने एग्जाम्स के दौरान ही अपने घर आया और सीढ़ियों में वो इंडियन आर्मी का एक वो मैंने लिफाफा देखा पड़ा हुआ, मेल से रिसीव हो रखा। वो मैंने अभी थोड़े दिन पहले अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे वो पोस्ट भी डाला था उस लिफाफे का कि दैट चेंज्ड माय लाइफ। वो मैंने पोस्ट जब देखा, वो लिफाफा जब देखा, देन ओपनड अप एंड आई कुडंट बिलीव। पहला रिएक्शन यही था कि भाई क्लियर हो गया और SSB का कॉल आ रखा है। बट मेरे अभी प्रैक्टिकल्स पेंडिंग थे फॉर माय ग्रेजुएशन एग्जाम्स, तो उसमें एक ऑप्शन था 1 महीना आप अपना पोस्टपोन करा सकते हो SSB। तो आई अप्लाइड फॉर दैट और वो 1 महीना पोस्टपोन हो गया। सो अगस्त ऑफ 2001 मैं गया था अपने SSB के लिए, और ये मेरे एग्जाम्स खत्म हुए आई थिंक 15 जुलाई के आसपास। देयर वाज एन एकेडमी इन जम्मू, कर्नल्स एकेडमी, कर्नल जामवाल थे, उनकी एक एकेडमी थी, उनके दोनों बेटे आर्मी में हैं। मैंने उनको कॉल किया कि सर ऐसे ऐसे है और मेरे को SSB की कोचिंग चाहिए। ही सेड कि इंस्टीट्यूट तो भी बंद है और वो अपने किसी बेटे के पास गए हुए थे। ही सेड आई विल बी बैक बाय सो एंड सो डेट। सो आई थिंक 10 दिन मिले मुझे, एंड देयर वर ऑब्वियसली 7-8 अदर पीपल जो उसी टाइम में, एक तो मेरे साथ ही सेम SSB के लिए गया था, 1-2 लोग एयरफोर्स SSB के लिए जा रहे थे, और 3-4 लोग और थे जो उसी टाइम के दौरान SSB की तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने 10 दिन दिए हमें। 10 दिन में उन्होंने हमें बोला सुबह शाम आ जाओ। सुबह शाम हमें डबल टाइम लगा के
हमने एसएसबी जानी, मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी एसएसबी में क्या टेस्ट होता है, क्या होता है। सो वो 10 दिन मैंने वो सीखा कि एसएसबी में क्या टेस्ट होते हैं, क्या स्ट्रक्चर है। एंड कहीं न कहीं वो 10 दिन मेरे को ये हेल्प किए कि मैंने एसएसबी का बेसिक समझा, मैंने रट्टा नहीं मारा। मैंने मतलब अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग मैंने एसएसबी में बाद में आके देखे जो रट्टा मारते हैं, जो अटैची भर के किताबें लेके आए थे साथ में एसएसबी देने। आई हैव सीन दोज पीपल, ऐसा नोट्स लेके आए हुए हैं, व्हिच आई फेल्ट वो रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग है, बेसिक्स आपके स्ट्रांग हैं, तो वो सब नहीं चाहिए। आपका अगर बेसिक्स स्ट्रांग है तो कहीं न कहीं वो मुझे हेल्प किया कि 10 दिन में मैंने सिर्फ इतना जाना कि एसएसबी देनी कैसे है, एसएसबी में होता क्या-क्या है। मैंने ये नहीं करा कि हाँ, जा एसएसबी में ये एग्ज़ाम होता है और उसको इस तरह से प्रिपेयर करना है, वो मैंने नहीं सीखा। कोई रट्टा नहीं मारा, तो अपने आप का बेस क्लियर हो गया था। सो दैट इज़ व्हाट हेल्प्ड मी, अगर मैं बोलूँ। बाकी एसएसबी पहुँचा तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं बोलूँगा, मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता था। मेरे फादर ने मुझे जब भेजा था तो उन्होंने यही बोला था, इलाहाबाद जा रहा है, सेलेक्ट तो तूने होना नहीं है, संगम नहा के आ जाना। सो मतलब उनको भी यही लग रहा था कि बिना तैयारी के ऐसे ही जा रहा है, पता नहीं क्या होगा। बट कहीं न कहीं अंदर से कॉन्फिडेंस तो था कि मैं जा रहा हूँ, और मेरा एक बिल्कुल क्लियर था कि एक बार स्क्रीनिंग क्लियर हो गई तो फिर मैं देख लूँ। सो वो कहीं न कहीं था, क्योंकि स्क्रीनिंग का बहुत सारे लोगों ने जिनसे भी बात करी, उन्होंने थोड़ा एक डर बिठा दिया कि बहुत टफ होता है एंड ऑल दैट। सो और पहले दिन पहली बार एसएसबी देने जा रहे हो, फर्स्ट टाइम में ही कई बार आप अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हो, वो टाइम नहीं मिलता, और सडनली यू फील कि अरे हम तो आउट हो गए। तो वो वाला प्रॉब्लम रहता है उसके लिए। एंड व्हेन आई वेंट, मेरे पास एक सूटकेस था, एक बैग था। सूटकेस मैंने पहले दिन खोला भी नहीं था कि अगर कल वापस जाना है तो ऐसे ही चल दूँगा। बैग अपना एक साथ में था। सो दैट वाज़ दी मतलब माइंडसेट। अगर मैं इसको अंडरलाइन करूँ तो इसका बेनिफिट ये था कि मैं कहीं न कहीं टेंस नहीं था एसएसबी को लेके। मैं एक्सपीरियंस एन्जॉय करने गया था, और उसी माइंडसेट के फ्री माइंडसेट के साथ गया था कि हाँ, कोई टेंशन नहीं, जो होगा फर्स्ट टाइम है, देखा जाएगा। सो एसएसबी अपना स्क्रीनिंग क्लियर हो गया। सो देन आई थॉट कि अब 5 दिन है, अब अपने आप को वो कर सकते हैं। प्लस मेरे लिए जम्मू से निकल के, ठीक है, हम जम्मू में कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ हिमाचल घूमना, ये वो सब करा हुआ है, बट अगर मैं बोलूँगा बियॉन्ड दिल्ली, शायद पहली बार अकेले गया था। एंड सब मतलब इंडिया के हर कोने से लोग आ रखे हैं वहाँ पे। आई हैव सीन पीपल फ्रॉम चेन्नई, असम। तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस मेरे लिए पहली बार था कि लोग वहाँ हैं, एंड उनसे बातचीत करना, इंटरेक्शन करना, अच्छा ग्रुप बन गया था। खूब मज़े करे। एसएसबी अगर आप एग्ज़ाम की बात करो तो सवेरे आई थिंक 7 बजे से 8 बजे से 11-12 बजे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद यू आर फ्री। सो आउट पास मिल जाता है, तो यू कैन एन्जॉय इट। सो हैड गुड फ्रेंड्स। सो वो जो एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ, वही एक्सपीरियंस जो वो मुझे बहुत हेल्प किया। मैंने बहुत इंटरेक्ट किया लोगों के साथ, बहुत सीखा है एक दूसरे से, कौन कैसा कर रहा है, कौन कितनी प्रिपरेशन करके आया है, कौन किस तरह से बात करता है। और एसएसबी में नॉर्मली होता है, लोग एक दूसरे को लाइक मार्क्स देना शुरू करते हैं या जज करना शुरू कर देते हैं, अच्छा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसकी तैयारी अच्छी है, ये स्ट्रांग है। सो वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस करी कि हाँ, कैसा चलता है। इनफैक्ट मेरे जीटीओ ने जब मुझे पूछा था कि यहाँ के सबसे अच्छा क्या लगा, तो मैंने यही बोला था कि मुझे एक्सपीरियंस सबसे अच्छा लगा, कि मैं सारे लोगों से मिला। मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि मैं इतने लोगों से इंटरेक्ट कर पाया, मिला, दोस्त बनाए। मतलब इफ आई मेड फ्रेंड्स नॉट ओनली फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, असम वाला बंदा मेरा फ्रेंड था, चेन्नई वाला बंदा मेरा फ्रेंड था जो हिंदी भी नहीं बोलता था। सो दैट वाज समथिंग व्हिच हेल्प्ड मी। वो एक्सपीरियंस जो एसएसबी का था, वो सबसे अच्छी चीज़ थी मेरे लिए। सो जैसे मैंने कहा कि मैंने प्रिपरेशन करी थी बट रट्टा नहीं मारा था, और मैं फ्री माइंड के साथ एंजॉय करने गया था। तो वो चीज़ कहीं न कहीं मुझे काफ़ी हेल्प करी मेरे एसएसबी एक्सपीरियंस में। बाकी एसएसबी एग्ज़ाम तो येस एवरीबॉडी नोज़ कि उसमें क्या है, बट उसमें भी ये था कि जितना आप मज़ा कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। बिकॉज़ देखो एसएसबी एग्ज़ाम हम बहुत उसको टेक्निकली ले लेते हैं। एसएसबी मेरा ये मानना है, बिकॉज़ कोई भी उसको क्रैक नहीं कर पाया कि क्यों सेलेक्ट करते हैं, क्यों रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली वो आर्मी का जो हमारे जीटीओज़ हैं, जो वो प्रॉपर साइकोलॉजी कोर्सेज़ करके आते हैं और फिर इसका पार्ट बनते हैं, वो एक अलग
सिनेरियो है, बट अगर नॉर्मल हमारे जैसे लोग अगर बोलेंगे क्यों सेलेक्ट करते हैं, क्यों रिजेक्ट करते हैं, नोबडी कैन कमेंट दैट। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये है कि अगर आप अपनी ट्रू पर्सनैलिटी को वैसा ही रखते हो वहाँ पे एसएसबी में, और लोग बहुत बार पूछते हैं कि सर क्या चेंज करना है, आई डोंट फील कि चेंज करना होता है कुछ, क्योंकि आर्मी को ऐसा बंदा चाहिए जिसकी वो ट्रू पर्सनैलिटी देख लें, अगर उनको लगता है कि इसको हम ट्रेन कर सकते हैं और ये हमारे सिनेरियो में फिट हो जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आप फेक कर पाते हो वहाँ पे, बिकॉज इतने टेस्ट हैं, इतने तरीके के टेस्ट हैं, एंड आप हमेशा ही एक जजमेंट के उसमें रहते हो, हमेशा कोई ना कोई आप पे नजर रखे हुए है कि कौन क्या कर रहा है। एक छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे इंडिविजुअल टास्क होता है, तो इंडिविजुअल टास्क में आप अपने ग्रुप में से, जो आपका ग्रुप बंटा होता है, आप किसी को हेल्प के लिए बुला सकते हो। सो आई थिंक 15 लोग थे या 12 लोग थे, आई वॉज कॉल्ड 6 टाइम्स, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मैंने जो ऑफ द टेस्ट जो मेरा बॉन्डिंग थी सबके साथ, तो कहीं ना कहीं लोगों को एक ट्रस्ट फील हुआ कि ये बंदा अच्छा है, ये मेरी हेल्प कर सकता है। सो वो जो ऑफ द टेस्ट वाला जो बॉन्डिंग था, जो मैंने वहाँ एफर्ट किया कह सकते हो, या मेरा नेचुरल एक बिहेवियर है वो कह सकते हो, कहीं ना कहीं वो चीज हेल्प करती है। और हमारे ही ग्रुप में एक बंदा था, जब मेरे को 7th टाइम बुलाया गया, ही स्टार्टेड क्राइंग कि मेरे को बुलाया नहीं गया, और अगर मुझे नहीं बुलाएंगे मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। एंड आई इवन डेड दिस थिंग कि, और उसमें टाइम बहुत कम होता है, मैंने उसको बोला कि उसको बोलना सड़ोत्रा है नहीं यहाँ पे, वो टॉयलेट गया हुआ है, टाइम बचाने के लिए ही वेंट। सो मैंने वो भी किया था कि ठीक है, यू गो, इफ यू फील यू आर क्राइंग कि तुम्हारा इसी वजह से रिजेक्शन हो जाएगा, यू गो, देखी जाएगी। तो दैट इज समथिंग विच हेल्प। सो जो बॉन्डिंग थी, वो जो ट्रस्ट बिल्ड करना था, वो टेस्ट में नहीं हुआ, वो टेस्ट के बाहर जो हमारे पास टाइम था, रात को 2 बजे तक बैठ के गप्पे मारना, मस्ती करना, गाने गाना, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हेल्प करी, उन्होंने ये ट्रस्ट बनाया था। तो वो कहीं ना कहीं सबको माइंड में ये रखना चाहिए कि आपकी जो ट्रू पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं सामने आ जाती है। आप फेक नहीं कर सकते एसएसबी में। बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारी जजमेंट्स हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल कॉल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं अपनी फील्ड में, उनको आप धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, गलती होती होगी सबसे, बट धोखा नहीं दे सकते आप उनको। तो इसलिए जो आपकी ट्रू पर्सनैलिटी है, अपने आप को वैसा प्रेजेंट करो। आपकी नॉलेज ऑब्वियसली आपके टेस्ट में दिख जाती है, बट आपका जो दिमाग है वो कैसे चलता है, जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होते हैं, जो इवन जो ग्रुप टास्क होते हैं, हाफ ग्रुप टास्क होते हैं, जो फील्ड में जाके आप करते हो, वो आपकी स्पॉन्टेनिटी है, वो आपके माइंड कैसे चलता है उस टाइम पे, प्रॉब्लम देखते ही आप कैसे दूसरों को सपोर्ट करते हो, वो सब चीजें मेरे हिसाब से कैलकुलेट करी जाती हैं, वो सब करती हैं। सो वो जो एक अपने आप को ट्रू रखना और एक्सपीरियंस को, वो मुझे लगता है कि मेरे को काफ़ी हेल्प किया। सर, आप अपने एकेडमी की ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, और कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे। देखो, एकेडमी अगर मैं बोलूँ, मैं कल भी मेरे एक कोर्समेट यहीं पे रहता है, उसके बेटे का बर्थडे था, हम 4 लोग इकट्ठे हो रखे थे, और आज 19 साल हो चुके हैं हमारे कमीशनिंग को। एकेडमी का साल मिला लूँ तो 20 साल हो चुके हैं एक दूसरे को जानते हुए। हम आज भी वही एकेडमी की बातें करते हैं, हम आज भी वही किस्से शेयर करते हैं, किसको कैसे रगड़ा मिला था, किसने क्या पंगा किया था, किसकी फकक की वजह से हमारी सबकी लगी थी, वो सब आज भी डिस्कस होता है, वो सब फन आज भी होता है। सो वो जो एकेडमी के दिन है, इसलिए वो बहुत स्पेशल हो जाता है, क्योंकि आपने मतलब कुछ भी कह लो, दुख सुख, रगड़ा, टफ एटमॉस्फेयर में एक दूसरे के जब साथ खड़े रहते हो, वो जो टीम बिल्डिंग के सारे फंडे होते हैं, वो सारे उसमें क्लियर हो जाते हैं, जिसमें आप इनिशियली आके मिलते हो, लड़ते झगड़ते भी हो, फिर देन रियलाइज कि हमने साथ में ही रहना है, फिर देन एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर देते हो, और जब वो सपोर्ट करना शुरू करते हैं तब एक स्ट्रॉन्ग टीम बनती है और आप अच्छा परफॉर्म करना शुरू करते हो। तो वो कहीं ना कहीं वो जो ट्रेनिंग है ना, वो डिवाइस इस तरीके से करी हुई है कि आप एक दूसरे के साथ हमेशा सही में गलत में खड़े रहोगे। यूनिटी, जो टीम बिल्डिंग, जो बॉन्डिंग, जो भाईचारा, कमराडरी, वो सब वहीं सिखाया जाता है, उन सब चीज़ों में निकल के आता है। तो एकेडमी इनिशियली जब गए 5 दिन, तो आपको वो हनीमून पीरियड बोला जाता है, जिसमें आपको सिर्फ एकेडमी के बारे में बताया जा रहा होता है, आप बस घूम फिर के देख रहे होते हो क्या कहाँ मिलेगा, क्या कैसे होगा। एंड 6 डे जब एकेडमी की ट्रेनिंग शुरू होती है, फिर आप चलना तो भूल ही जाते हो, फिर आप हमेशा ऑन द डबल होते हो, भागना है, हर जगह सीनियर्स हैं आपके, जो हमें लगता है कि हाँ वो हमें रगड़ा दे रहे हैं,
बट कहीं ना कहीं वो रगड़ा भी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है कि आप स्ट्रेस कैसे झेल सकते हो। फिजिकल एंड्योरेंस तो है ही है, वो तो चलता ही रहेगा। सो ये सब चीज़ें पूरा कंट्रीब्यूट करती हैं ट्रेनिंग की तरफ। आई डोंट रिमेम्बर, बट किसी ने मुझे बोला था जब मैं एकेडमी जा रहा था, किसी ने मुझे बोला था कि जब एकेडमी का गेट एंटर करेगा अपना दिमाग गेट के बाहर रख देना। एंड आई डोंट नो, वो बात कहीं ना कहीं क्लिक करती है, वो मुझे बहुत क्लिक करी। मैंने सोचना छोड़ दिया था एकेडमी में। इट्स लाइक व्हेन यू गो देयर, तुम्हें जो बोला जा रहा है वो ऑर्डर है और वो करना है। उसमें सोचना नहीं क्यों यार, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका क्या फायदा ना, जो बोला जा रहा है करते जाओ। एंड वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करी मेरे को एकेडमी में। अगर मैं बोलूँ तो ट्रेनिंग में ऑटो मोड में आ गए, जो हो रहा है चलने दो। पहले 3 महीने तो पता भी नहीं चलता आप सो कब रहे हो, उठ कब रहे हो, क्या हो रहा है। बॉडी यूज टू होने में टाइम लगता है। आपकी फिजिकल एक्टिविटीज इतनी बढ़ जाती हैं। सो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रेनिंग का पार्ट हैं। बट यस, अपने आप को मतलब अगर आप देखो तो ट्रेनिंग में फर्स्ट मंथ में जब वो टाइम होता है बीच में, आई थिंक देयर इज अ पीरियड ऑफ 15 डेज और 1 मंथ, जब आप इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल इन द एकेडमी यू कैन लीव द एकेडमी। देयर वर पीपल हु लेफ्ट एकेडमी। देयर वर पीपल जिनके पेरेंट्स ये तक बोल के गए इनह्यूमन है, हम अपने बच्चे को यहाँ नहीं रखेंगे। बट अगर वो लोग अभी तैयार नहीं है वो रगड़ा खाने के लिए, तो जो आर्मी की आगे लाइफ है, जो स्ट्रेस होएगी, जो प्रॉब्लम्स हैं, नॉट जस्ट हमारी, जब तक हम उस स्ट्रेस को नहीं समझेंगे हम अपने जवानों की स्ट्रेस को नहीं समझ पाएंगे। ट्रूप्स को जिनको हमें लीड करना है, अगर हम उनकी स्ट्रेस को नहीं समझ पाएंगे, उनका लाइफस्टाइल या उनका टफ वो नहीं समझ पाएंगे, तो हम उनको लीड नहीं कर सकते। और उसके काबिल बनना है तो वी हैव टू गो थ्रू दैट फिजिकल रगड़ा, कुछ भी कह लो, फिजिकल एंड मेंटल बोथ। मेंटल भी है क्योंकि चेन्नई की गर्मी आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती, चेन्नई का वेदर आपको सपोर्ट नहीं करता, और उसके बीच में अगर रगड़ा खाना है तो रोज के 2-4 केस डिहाइड्रेशन के, गिरना, चक्कर खा के गिर जाना, वो बहुत नॉर्मल सी बात थी वहाँ पे। सो वो सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं। एज आई टोल्ड, मतलब आप ज़्यादा सोचो नहीं, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, तो जो करना है वो करना है। और ये मेरा लाइफ का फंडा रहा है कि जो चीज़ आपको करनी है उसके लिए फिर सोचो मत। जैसे आप एकेडमी की ही बात करूँ तो स्विमिंग पूल में बड़े फनी इंसिडेंसेस होते हैं। देयर आर पीपल हु आर नॉट स्विमर्स। मैं भी स्विमिंग पूल नहीं देखा था एकेडमी जाने से पहले। हाँ, उससे पहले अपने गांव में नहर में नहाए, तालाब में नहाए हुए, स्विमिंग थोड़ी बहुत आ जाती थी। बट जब वहाँ जाके 5 मीटर से कूदना है तो पहली बार कर रहे थे जिंदगी में। ठीक है, ऐसे पत्थर पे खड़े होकर या पेड़ पे खड़े होकर जंप मारा होगा तालाब में, बट वहाँ से करना, और बहुत सारे लोग वहाँ पे धंधे स्टार्ट की डरना शुरू हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इनिशियल डेज में ऐसा होता है जब तक आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता। और मेरे लिए ये था कि अगर जाना है और कूदना है, देखी जाएगी, बस पैर निकालो और कूद जाओ, सोचना नहीं है वहाँ पे। तो मेरी जिंदगी का फंडा वो रहा है, जो करना है कर दो, जो रिक्वायर्ड है करना वो कर दो, सोचो मत, फिर देखी जाएगी। वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है। तो वही फंडा ट्रेनिंग में भी मैंने अपनाया था कि जो करना है करते जाओ, देखा जाएगा। अगर भागना है, गिर गए अलग बात है, कूदना है कूद जाओ, गिर गए अलग बात है, बट जो करना है वो करना है, उसमें आप बच नहीं सकते। और जब आपका वो एटीट्यूड कहीं ना कहीं बन जाता है, वो आपको हेल्प करता है एकेडमी में, ट्रेनिंग में, सेल थ्रू करने में। सीनियर्स भी कहीं ना कहीं रियलाइज कर लेते हैं, ये 5, 6, 7, 8 लोग हैं जो रगड़ा खाने में भी मजा करते हैं। मतलब हमारा कंपटीशन शुरू हो जाता था। मेरे 3-4 ऐसे कोर्समेट्स जो अच्छे फिट कोर्समेट्स थे, और मैं मतलब ऐसी बैकग्राउंड से गया था, एक गांव से आया था, खेती बाड़ी करी हुई है, जिमिंग ज़्यादा नहीं थी, बट हाँ अपनी बॉडी स्ट्रांग थी कि हाँ खेती करी हुई है, तो वो वाला फिट स्ट्रीट था अपना। तो शुरू हो जाता था कि चेस्ट नहीं लगानी नीचे, देखते कौन लगाता है पहले। और पुशअप चल रहे हैं तो चल रहे हैं, 150 भी हो जाएंगे, 200 भी हो जाएंगे। इन अबाउट आई थिंक 2 मंथ्स 3 मंथ्स टाइम हम 200 पुशअप मार लेते थे, और हो जाते हैं वो। अभी बोलने में लग रहा है आज की डेट में शायद मैं फिर से पुशअप करने लगूँ तो 10-20 में हालत खराब हो जाएगी, बट जब उस समय जब बॉडी मशीन बन चुकी होती है फिर फर्क नहीं पड़ता है। तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं। वो एंजॉय करना शुरू कर दोगे तो मज़ा आएगा। सीनियर टर्म में तो ऑब्वियसली थोड़ा सा और रिलैक्स्ड हो जाती है लाइफ, और तो जो आपने जूनियर टर्म में सीखा है अपने जूनियर्स को वही इम्पार्ट करोगे आप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सो वो हेल्प करता है। बाकी एकेडमी के किस्से तो मतलब सैकड़ों किस्से हैं। अगर मैं बोलूँ तो अगर आपका एक राउंड खो गया तो आप कितना रगड़ा खाओगे उसके लिए। खाली खोखा जो फायरिंग के बाद किसी ने कुछ पंगा कर दिया तो सबको रगड़ा मिलेगा। वो रगड़े, फिजिकल रगड़े वो होंगे। बट अगर मैं कमराडरी की बात करूं तो अगर मैं बोलूं हमारे बटालियन में नौशहरा कंपनी को
सजा मिली हुई थी, उनको हमेशा रगड़ा मिल रहा था, कुछ तो उन्होंने गलती करी हुई थी, उनको रगड़ा मिल रहा था, उनको लंच करने नहीं जाने दिया जाता था उस टाइम पे 1-2 दिन के लिए, मतलब इतना कम टाइम दिया जाता था कि वो जब तक चेंज करके पहुंचेंगे तो लंच खत्म हो जाएगा। मैकटेला, वी वर इन फ्रॉम द सेम बटालियन, हम उनके लिए जेबों में लंच भर के लाए हैं, ब्रेड पैक करके सवेरे ब्रेकफास्ट लाए हैं, वो सब चीजें, वो कमराडरी वैसी है। हमेशा यही होता है, जब आप ब्रेकफास्ट करने जाओगे आपको पता नहीं कितनी जल्दी मैस आउट हो जाएगा, आपके पास टाइम कम है, तो सबसे पहले ब्रेड बटर लगाओ, 2-2 4-4 ब्रेड जेबों में डालो और फिर खाओ। और जो 4 जेब में रखे हैं, अगर तुमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है तो फाइन, वो आगे किसी को दे दो जो लेट हो गया, और नहीं तो वो आपका रिजर्व बन जाता है। तो ये सब चीजें, ये कामराडरी साथ में रगड़ा खाने से ही आती है। फिर पता चलता है कि हाँ, ये तकलीफ जब मैं झेलूंगा और कोई मेरी सपोर्ट करेगा तो कैसा लगेगा। सो अकेडमी इज, मतलब ट्रेनिंग इज डिजाइंड इन अ वे जहाँ पे ये सब चीजें ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। जो फोकस ट्रेनिंग है, जो आपकी पढ़ाई है, जो आर्मी के बारे में पढ़ाई है, टैक्टिक्स है, जो आपके फिजिकल एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस, टाइप शूटिंग एंड ऑल दैट, वो तो स्ट्रक्चर्ड तो है ही है, पर जैसे मैंने कहा, जो विदाउट दिस स्ट्रक्चर, जो बाकी टाइम में, वो भी ट्रेनिंग का पार्ट है। चाहे आपको रगड़ा मिल रहा है, चाहे आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, चाहे सीनियर्स आपको कोई कहानी बता रहे हैं, एमएल बोलते हैं नॉर्मली, मॉरल लेक्चर जो मिल रहा है, अगर वो भी मिल रहा है, आपको बोरिंग लगता है, बट कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करता है। तो ये सब जो है वो ट्रेनिंग टोटल कंट्रीब्यूशन करता है आपको पूरा ट्रेन करना है। ये सब चीजें हैं जो ट्रेनिंग का पार्ट मैं बोलूँगा, की पूरी ट्रेनिंग। अगर आप अच्छे से, अगर आप फिजिकल रगड़े को ही ट्रेनिंग मानोगे, और जब आपके यहाँ पे सीनियर्स आपको रगड़ा दे रहे हैं, या वो आप फील करोगे कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, दैट विल नॉट हेल्प यू, वो कहीं ना कहीं आपको मेंटली अफेक्ट करेगा। सो बेटर वही है, जो ट्रेनिंग चल रही है, जो जैसा हो रहा है उसके फ्लो के साथ चलते जाओ, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। अपने आंख कान नाक हमेशा खुले रहो हर जिंदगी में, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो दैट इज व्हाट ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट। अगर मैं ओटी की ट्रेनिंग की बात करूं, किस्सों की अगर बात जैसे हम कर रहे हैं, मैंने 2-3 बातें करी, बट किस्से अनगिनत है, अनगिनत किस्से हैं। अगर मैं बोलूँ, हम आज उन चीजों पे हंस रहे होते हैं कि उस टाइम पे किसने क्या बोला था। सबसे बढ़िया होता है कि क्लास जब खत्म हो गई, कॉलेजेस में भी होता है नॉर्मली, जब क्लास खत्म हो रही है, रगड़ा खत्म हो गया, एंड यू हैव टू गो बैक और लंच करना है, और उस समय इंस्ट्रक्टर पूछे एनी डाउट, और कोई एक बंदा हाथ खड़ा करके डाउट पूछ ले, और डाउट ऐसा पूछे कि उसके बाद आधा घंटा और रगड़ा मिले, तो वो चीजें ऐसी हैं कि हाँ, उन लोगों को हमेशा याद रखा जाता है ट्रेनिंग के बाद भी। तो ऐसे लोग बहुत थे। सो मिक्स ऑफ पीपल है, कहीं से किसी भी बैकग्राउंड से लोग आए हैं, सब अलग अलग तरीके के हैं, बट उसके साथ में एक टीम बनना और फिर परफॉर्म करना। एकेडमी की ट्रेनिंग में जो कॉम्पिटिशन्स रखे गए हैं, वो उसी चीज को मद्देनजर करके रखे गए हैं कि हाँ, वो जो यूनिटी है, वो जो टीम की बॉन्डिंग है, जो हम बाद में जाके अपनी यूनिट्स के लिए रखेंगे। हर कंपनी का एक कलर है, सो लॉयल्टी टू दैट कलर इज ऑलवेज देयर। अगर मैं मैकटेला का मैं ग्रीन पहनता हूँ, तो मेरे लिए वो ग्रीन फ्लैग या मेरा मैकटेला का ग्रीन टी शर्ट, वो मेरे लिए प्राइड है। सो अगर किसी और के साथ अगर कंपटीशन चल रहा है, तो मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो फ्रैक्चर्ड पैर के साथ फुटबॉल खेले हैं, जो 104 फीवर में जाके फुटबॉल खेले हैं, जस्ट बिकॉज मेरी कंपनी को हारने नहीं देना है, मैं खड़ा हूँ वहाँ पे, कैसे जीत सकते हो। तो वो सारा जो जज्बा है, वो ट्रेनिंग का कहीं ना कहीं ओवरऑल एक पार्ट बन जाता है, दैट हेल्प्स यू। ओके, डेफिनेटली। सर, एज अ पर्सन आपके ट्रेनिंग पीरियड की क्या क्या लर्निंग्स रही, और कैसे एक सोल्जर ट्रेनिंग से मेंटली एंड फिजिकली इवॉल्व होता है? सो ये बहुत सारी बातें मैंने अभी जब बात करी तो उसमें कवर करी हैं। सो देखो, फिजिकल लर्निंग मैंने सबसे पहले ये सीखा कि आपकी बॉडी एक मशीन, आप जितना उसको चलाओगे, जितना उसको रगड़ोगे, उतना वो बनती जाएगी। अगर मैं आर्मी में जाने से पहले मुझे कोई बोलता कि तुम 21 किलो का वेट उठा के तुम 40 किलोमीटर भागोगे, मैं बिलीव नहीं कर सकता था। बट जैसे आर्मी की ट्रेनिंग शुरू ऐसे होती है, व्हेन यू स्टार्ट रनिंग, जो आप जूनियर टर्म में आके हर जगह भाग के ही जाना है, वो कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपको उस समय समझ नहीं आता। बट जैसे आप देखते हो, आप क्रॉस कंट्रीज की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप पीटी में रनिंग कर रहे हो, गेम्स होती हैं शाम को, तो कहीं ना कहीं वो जो लर्निंग्स हैं, वो आपकी फिजिकल उसमें कंट्रीब्यूशन देती हैं। जितना रगड़ा मिलता है, अगर आप रगड़े को रगड़े की तरह लोगे तो आपको हेल्प नहीं मिलेगी। अगर आप उसको भी एक
लर्निंग की तरह लोगे आप। जैसे मैं पुशअप्स की बात करी, हम मार रहे हैं पुशअप्स, अगर आपको भगाया जा रहा है, साइकिल उठाई जा रही है, कोई वेट उठाने को दे दिया जाएगा, किसी अपने बडी को कंधे पे बिठा के आपको भगाया जा रहा है इधर उधर, सो वो सब चीजें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपकी स्ट्रेंथ में ही कंट्रीब्यूशन कर रही है। तो आपकी बॉडी एक मशीन है, थोड़ा सा उसका ख्याल रखते जाओ, उसको गलत मत इस्तेमाल करो, और सही तरीके से उसको ऑयलिंग करते रहोगे, चलाते रहोगे, तो आप कुछ भी मतलब अनबिलीवेबल भी अचीव कर सकते हो। दैट इज व्हाट माय बिगेस्ट लर्निंग वाज। क्योंकि उससे पहले हाँ काम किया, खेतों में काम किया, गेम्स खेलते थे, क्रिकेट बहुत खेला मैंने, बट हाँ मैंने ऐसे रनिंग नहीं करी थी। अगर मैं बोलूँ कि मैं सवेरे भागने जाता हूँ, कभी नहीं करी थी कि वार्म अप कर लिया, थोड़ा 2 राउंड मार लिए ग्राउंड के और खेलना शुरू कर दिया, वो सब करा हुआ था, बट कभी ऐसे रनिंग नहीं करी थी। लर्निंग जो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है आर्मी के बारे में, वो सब सीखना, टैक्टिक्स सीखना, आर्मी टैक्टिक्स जब आप सीखते हो क्या कैसे होता है, कहीं ना कहीं पहले तो मूवीज में आर्मी देखा था, जोश जो था वो ऐसे देखा था, बट जब आप उस चीज को सीखने लगते हो और फिर अपने आप को उस सिचुएशन में रख के सोचते हो कि अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा, वो चीजें कहीं ना कहीं काफी इंटरेस्टिंग थी सीखना। ओवरऑल डेवलपमेंट होती है आपको। मैंने ऐसे स्पोर्ट्स खेले जो मैंने शायद जिंदगी में नहीं खेले होते। जैसे मैंने आपको बताया, स्विमिंग पूल पहली बार एकेडमी में स्विमिंग पूल देखा था मैंने, उससे पहले कभी चांस ही नहीं मिला स्विमिंग पूल जाने का। हॉकी खेली, हैंडबॉल खेला, बास्केटबॉल खेला जो मैंने जिंदगी में नहीं खेले थे कभी, फुटबॉल खेला, हम सिर्फ क्रिकेट खेलते थे, बट हाँ वो सब गेम्स खेली, उसमें अच्छा किया, मेन टीम में थे, तो कहीं ना कहीं वो पता नहीं था कि हाँ ऐसा भी होता है। और बेस्ट लर्निंग अगर मैं बोलूँ तो वो कमराटरी है। जो मेरे कोर्समेट्स हैं, जितना उन पे हक जमा सकते हैं वो हक हमें एकेडमी ने दिया, वो उस ट्रेनिंग ने दिया। आज की डेट में भी 20 साल हो चुके हैं, मतलब ऐसे ऐसे मेरे कोर्समेट्स हैं जिनके साथ कोई भी हेल्प चाहिए, कोई सिचुएशन हो, बहुत बार मैं ऐसे बातों में अपने नॉर्मल फ्रेंड से भी बात करता हूँ, कोर्समेट इतना हक रख सकता है कि मैं किसी कोर्समेट के घर जाऊँ, उसको उसके बेडरूम से बाहर निकालूं कि जा तू साले बाहर सो, मैं यहाँ सो रहा हूँ, तो वो हक आज भी है। और कहीं ना कहीं बाकी कोर्स की स्पिरिट होती है, हमारा कोर्स अच्छा कनेक्टेड है, ये चीज़ें आगे फैमिलीज में भी पास ऑन हो रखी हैं। हमारी गैदरिंग्स होती हैं तो हम ट्राई करते हैं कि फैमिली साथ में हो, फैमिलीज होती हैं साथ में तो उनमें भी वो बॉन्डिंग है। अब नेक्स्ट जनरेशन भी एक दूसरे को जानने लगी है, बच्चे जानते हैं एक दूसरे को, तो एक कहीं ना कहीं वो फैमिली वाला जो कल्चर है वो चलता है। तो ये मेरी सबसे बड़ी, अगर मैं बोलूँ, दैट इज समथिंग विच आई टेक आउट फ्रॉम आर्मी, जो ये कमराटरी है, जो ये ऐसे 74.20 बोलते हैं, बिकॉज ये WSCOs 20 होते थे हमारे साथ, जो फीमेल कोर्समेट्स हमारी, जो लेडी कैडेट्स, सो हम ऐसे 74 तो थे ही, वो 20 कोर्स भी था, तो हम अपने आप को एज अ कोर्स 74.20 बोलते हैं। तो वो हैं हम, वो एज अ फैमिली हम हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, कोई दूर बैठा है, कोई अभी जो सर्विंग है वो कहीं है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी है वो भी कहीं बैंगलोर, कोई पुणे, कोई फॉरेन में बैठे हैं, बट हाँ वो कनेक्शन है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अगर मैं अभी भी, इस बार भी हमारी रीयूनियन जब हुई है सितंबर फर्स्ट वीक में, तो भी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनको मैं शायद 19 साल बाद पासिंग आउट के बाद पहली बार मिला हूँ। ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे, ठीक है, बट हाँ मुझे पता है हम कनेक्टेड है, सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है। वो जो फैमिली का बॉन्डिंग है वो मेरी सबसे बड़ी आई से टेक अवे होगा एकेडमी से। फिजिकल फिटनेस सीखना, आर्मी के बारे में सीखना, वो एक सोल्जर की जो डेफिनेशन है, जो तैयारी है, वो इसलिए मैं बोला SSB की सिलेक्शन में भी मैंने आपको ये बोला, उनको एक बंदा चाहिए जिनको उनको लगता है कि वो ट्रेन कर सकते हैं। बाकी आप एकेडमी पहुंच जाओगे, आप बिल्कुल एक स्टैचू भी होगे, उसको भी ट्रेन करके चलाना शुरू कर देंगे। वो हमारा ट्रेनिंग इतना स्ट्रांग है, वो सब अपने आप हो जाता है। तो दैट पार्ट जो अगर मैं बोलूँ स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग है वो तो है ही है, उसके साथ जो बाकी चीजें सीखी जिंदगी में, जो कमराडरी आती है, जो दोस्ती है, जो फिजिकल लेवल्स आप अटेन करते हो, वो कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करते हैं आपको जिंदगी में। ओके सर, ऐसा बोला जाता है कि नो ट्रेनिंग कैन मैच कॉम्बैट, तो सर क्या आप इस सेंटेंस को इलेबोरेट कर सकते हैं, इस सेंटेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं? सो देखो, एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं बोलूं, फौज इज बीइंग मेड फॉर कॉम्बैट। देखो, शांति के लिए तो फौज को रखा नहीं है। अगर हम आज की डेट में LC पे भी बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं लड़ाई का अंदेशा है या कुछ भी थोड़ा बहुत उधर से होता रहता है, तो हम जवाब देने के लिए भी अगर बैठे हैं, हम पहले कुछ नहीं करेंगे, बट अगर उधर से कुछ होता है उसका अगर जवाब भी देते हैं,
सो वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर कॉम्बैट ऑलवेज। तो इसलिए जो ट्रेन किया जाता है आपको कॉम्बैट के लिए ट्रेन किया जाता है। नॉट जस्ट दिस सेंटेंस, इवन आर्मी की अगर आप पोस्टिंग की बात करो तो एक फील्ड पोस्टिंग होती है, एक पीस पोस्टिंग होती है, अगर नॉर्मली देखा जाए। सो इसलिए बोला जाता है द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। सो ये भी एक उसी का जो आप बोल रहे हो उसी का एक नेक्स्ट लेवल में बोल सकता हूँ कि अगर आप पीस स्टेशन में आके जितनी आप ट्रेनिंग करोगे, जितना अपने आप को चलाते रहोगे, जैसे मैंने बोला आपकी बॉडी एक मशीन है, उसको आप चलाते रहोगे। सिमिलरली जो यूनिट है, जो कोई भी फ्रॉम द लोएस्ट लेवल, आप प्लाटून से लेके ऊपर, सेक्शन से लेके ऊपर तक चले जाओगे, बट मैं अगर यूनिट की बात करूं, एक यूनिट भी एक मशीन की तरह काम करती है। उसके भी एक कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ नीचे तक पूरा एक चेन ऑफ कमांड है। अगर हम सही से ट्रेनिंग कर रहे हैं तो काम अच्छे से हो जाएगा, जो ऑपरेशंस भी होंगे वो अच्छे से हो जाएंगे। पीस में भी अगर हम जो काम कर रहे हैं वो भी हम अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि पीस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है। सो इसलिए कॉम्बैट के लिए तो आपको हमेशा ही तैयार रहना है। ये एक फौजी का पहला, अगर मैं बोलूँ तो फौजी की ट्रेनिंग का पहला मकसद ही वही है कि हम लड़ाई के लिए ही तैयार हो रहे हैं। हर यूनिट का, हर आर्म का एक अलग अलग मोटो है। अगर मैं इन्फेंट्री की बात करूं तो एक गोली एक दुश्मन जो हम बोलते हैं। सो वी आर ट्रेन्ड फॉर दैट, वी आर ट्रेन्ड टू शूट टू किल। मतलब जो करना है वो वही है, मेन काम फौज का वही है। उसके साथ फौज बहुत कुछ करती है। फौज इनफैक्ट अगर आप देखो तो सिविल एड में भी डिप्लॉय करी जाती है। कहीं कोई भूचाल आ जाता है, कहीं कोई लैंडस्लाइड हो जाती है, आर्मी अगर वहां पे है, बिकॉज वी आर ट्रेन्ड फॉर ऑल दीज कैलामिटीज। हम चाहे हम ये ट्रेनिंग अपने उसके लिए करते हैं, बट हाँ कहीं जहाँ भी हम सिविल जनता का सपोर्ट कर सकते हैं, फौज इज ऑलवेज देयर टू हेल्प। तो वो हम करते हैं क्योंकि हम ट्रेंड हैं। और ये ट्रेनिंग सिर्फ एकेडमी की नहीं है। एकेडमी आपका बेस बनाती है, आप तैयार हो जाते हो, आप ऑफिसर बन गए, बट वो जो आपने जब सीखा था, जो आप लर्निंग की, इससे पहले के क्वेश्चन में हम लर्निंग की बात कर रहे थे, जो हमने यहाँ सीखा वो लर्निंग जाके अब हमें अप्लाई करनी है रियल वर्ल्ड सिनेरियो में। जब हम फौज में चले गए, मैं वहाँ पे एक सेक्शन कमांडर, कंपनी कमांडर, मतलब आज के डेट में अगर मैं बोलूँ तो एक लेफ्टिनेंट साहब जाके कंपनी कमांडर बन जाते हैं। सो एक कंपनी कमांडर बन के अगर आप वहाँ पे ट्रूप्स को कमांड कर रहे हो, सो जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे आप ट्रूप्स को नहीं कमांड कर सकते। और ट्रूप्स भी आपको ऐसे मिलेंगे जो 20 साल 25 साल की नौकरी कर चुके हैं, सूबेदार साहब हैं आपके जो सीनियर हैं, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बट एट द एंड ऑफ द डे उनको भी आपने कमांड करना है। तो जब तक उनका वो ट्रस्ट नहीं जीतोगे, जब तक उनको लगेगा नहीं साहब को कुछ आता है, तब तक वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड नहीं हो पाएगा। सो कहीं ना कहीं आपको जो आपकी ट्रेनिंग है, फिजिकल फिटनेस रहेगी तो आप हर कॉम्बैट के लिए तैयार रहोगे, दैट इज वन थिंग। बट कॉम्बैट का जो नॉलेज आपने गेन किया एकेडमी में, उसको रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कैसे अप्लाई करोगे, आप ऑपरेशन कैसे प्लान करते हो, आप अपने ट्रूप्स को कैसे लीड करते हो, आप 10 बंदों की टीम लेके निकलते हो किसी ऑपरेशन में, चाहे वो सिर्फ एक एरिया डोमिनेशन पेट्रोल ही क्यों ना होगा। बट जब अगर वहां जाके अगर आप सही से गाइड करोगे अपने बंदों को, एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होगा, उनको पता है ये साहब हैं, कमांड कर सकते हैं, साहब को नॉलेज है, साहब को आता है, तो वो एक्सेप्टेंस जब तक नहीं आएगी तब तक आप कॉम्बैट में भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो कॉम्बैट इज नॉट जस्ट फिजिकल कॉम्बैट, कॉम्बैट विल बी एज एट ऑफिसर लेवल। कॉम्बैट आपकी मेंटल कैपेबिलिटी को ज़्यादा चेक करेगा, आप कैसे स्ट्रेटेजाइज करते हो, कैसे प्लान करते हो, आप अपने बंदों की सेफ्टी का कैसे ध्यान रखते हो, वो चीज़ें भी कॉम्बैट का पार्ट बन जाएंगी इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ऑपरेशन। सो एज ऑफिसर आप सिर्फ फिजिकल कॉम्बैट की बात नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी ट्रेनिंग की बात नहीं कर सकते, आपके ट्रूप्स कैसे ट्रेंड हैं, जो आपने ट्रेनिंग ली है वो आप आगे कैसे इम्पार्ट कर रहे हो, जो आपकी लर्निंग है इन टर्म्स ऑफ कॉम्बैट, जो आपने टैक्टिक सीखा है, जो आपने सारी फौज की पढ़ाई करी है, वो आप फील्ड पे कैसे उतारते हो। और वो फील्ड पे उस तरह से उतारोगे कि ट्रूप्स को उसमें यकीन हो कि हाँ ये सब सही बोल रहे हैं, इससे हमारा फ़ायदा होगा। जब तक वो आप ट्रस्ट विन नहीं कर पाओगे तो आप कॉम्बैट में परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे। सो ये सब फैक्टर्स कहीं ना कहीं पूरा एक मिलजुल के बनाते हैं एक सोल्जर को, अगर मैं बात करूं, एक ऑफिसर को अगर मैं बात करूं। बिकॉज ट्रेनिंग हमेशा रहेगी, ट्रेनिंग शुरू से लेके एंड तक आप सीख रहे हो। इवन एट दी लास्ट डे, आज की डेट में अगर मैं CDS की भी बात करूं, उनके लिए भी नई लर्निंग्स हो रही होंगी हर दिन। बहुत सारे नए सिनेरियोज ओपन अप हो जाते हैं, बहुत सारे अपने आप को, जैसे हम LC की बात करें, LC सिनेरियो में ही अगर मैं बोलूँ तो पिछले 10-20 साल में जब से फौज डिप्लॉय हुई है,
हर दिन एक नया टैक्टिक्स दूसरी तरफ से अपनाया जाएगा, उसको हम काउंटर कैसे करेंगे, हम अपना अपर हैंड कैसे रखेंगे, वो लर्निंग्स हमेशा रहेंगी। कारगिल वाज़ अ बिग लर्निंग फॉर अस कि हमने क्या गलती की, हमने क्या सही किया और हमने कैसे उसको रिकवर किया, वो बहुत बड़ी लर्निंग है। तो हर चीज़ से एक लर्निंग मिलती है। सो ये कॉम्बैट की लर्निंग इज़ अ बिग सब्जेक्ट, बट येस अपने आप को अगर आप फिज़िकली, मेंटली तैयार रखते हो सीखने के लिए, तो कॉम्बैट आप सीखते रहोगे, वैसे ही आप अपने ट्रूप्स को सिखाते रहोगे और आपकी टीम अच्छा परफॉर्मेंस देगी। सर आपके पूरे टेन्योर में आपके लिए द मोस्ट डिफिकल्ट मिशन कौन सा था? सर आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द डिटेल्स अबाउट द लोकेशन एंड ऑल, आप ये बताइए कि एज अ सोल्जर आपको वो मिशन सबसे डिफिकल्ट क्यों लगा? सीआई ऑप्स में नॉर्मली अगर आप देखो तो सबसे चैलेंजिंग आज की डेट में है, हम कोलैटरल डैमेज एक्सेप्ट नहीं करते एज एज आर्मी। सो किसी भी सिविलियन को अगर कुछ हो जाता है, सो हमारे लिए वो सबसे बड़ा फेलियर मैं बोलूँगा ऑपरेशन का। सो वो कहीं न कहीं सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है, कि आप कहीं ऑपरेशन करने जाते हो और कोई सिविल कैज़ुअल्टी हो जाती है। हमारी आर्मी ने मतलब कहीं न कहीं, अगर मैं जेएनके सिनेरियो की ही बात करूँ, तो ये एक तरीका था सिविलियंस को दिखाने के लिए कि हम आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ, एक घर में हमें पता है यहाँ मिलिटेंट्स है, उस घर को उड़ा दो। वो नहीं हो सकता बिकॉज़ उस घर में अगर एक घर में एक भी सिविलियन बैठा हुआ है, तो कहीं न कहीं हमारा फेलियर है। सो आर्मी का मोटो था कि लोगों में विश्वास जगाना है कि हाँ, हम आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं। अगर हम एक भी सिविलियंस को उसकी लाइफ को अगर हम प्रेशियस नहीं मानते, तो कहीं न कहीं हमारा फेलियर है। सो वो सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। तो आप कोई भी ऑपरेशन करते हो सीआई ऑप्स जैसे सिनेरियो में, किसी घर में आपको खबर मिलती है कि मिलिटेंट्स हैं, तो सबसे बड़ा काम यही होता है कि हम सिविलियंस की सुरक्षा कैसे करें पहले, फिर उसके बाद मिलिटेंट्स को कैप्चर करना है। सो ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हुए, अगर मैं बोलूँ मेरी यूनिट ने काफ़ी अच्छा काम किया था सीआई ऑप्स के सिनेरियो में। हम ऐसी जगह पे डिप्लॉय हुए, यहाँ पे आर्मी यूनिट पहली बार गई थी। वहाँ पे उससे पहले आर्मी डिप्लॉयड नहीं थी। हम जाके वहाँ पे 2 कंपनीज़ ने जाके वहाँ एस्टेब्लिश किया, ऑपरेशंस करना शुरू किया, लोगों का ट्रस्ट जीता। ट्रस्ट जीता तो खबरें मिलना शुरू हुई, खबरें मिलना शुरू हुई तो हमने ऑपरेशन करना शुरू किए। डिफ़िकल्ट ऑपरेशन नहीं बोलूँगा बिकॉज़ हम ट्रेन्ड उस तरीके से हैं, प्लानिंग उस तरीके से होती है, बट वही है कि अगर आप फ़ौज में जैसे कहा जाता है कि इवन इफ यू हैव प्लान ए एंड बी, जब आप ऑपरेशन में जाओगे तो सी से शुरू करना पड़ेगा। सो सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन आपके कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं चलेगी। तो हमने करा था, एक ऑपरेशन था जिसमें हमने 2 दिन से मेरे एक सीनियर ऑफिसर और उनकी 3 बंदों की टीम एक कोवर्ट ऑपरेशन में बैठे हुए थे। दे गैदर्ड सम इन्फॉर्मेशन, पूरा प्लान हुआ। हमने जाके पूरा कॉर्डन ऑफ करना था और फिर जाके हमने कॉन्टैक्ट तब होना था। बट ऐसा हुआ कि मिलिटेंट्स ऑलमोस्ट आधा घंटा पहले पहुँच गए। हमारी 4 बंदों की टीम का उनसे कॉन्टैक्ट हो गया। हम अभी ऊपर से जाके पूरा कॉर्डन किया नहीं था। उस सिनेरियो में अपनी टीम की सुरक्षा के लिए सबको भगा के पहाड़ों में ऊपर ले जाना, कॉर्डन करना, ऊपर से सपोर्ट देना, नीचे आना, सिविलियंस अगेन वो ध्यान रखना कि सिविलियंस कहीं न कहीं हर्ट ना हो। वो वैसे सिनेरियोस ज़्यादा मुश्किल थे। इमोशनली बोलूँ तो येस, अपने किसी भी बंदे को ऑपरेशन में खो देना, चोट लगना तो बड़ी चीज़ है, बट खो देना इज़ समथिंग व्हिच आई स्टिल रिमेंबर। आई हैड समबडी जिसके साथ हम शाम को 4 बजे तक क्रिकेट खेल रहे थे दोपहर को, एंड उसके बाद शाम को ऑपरेशन गए एंड वी वर एम्बुश्ड एंड वी लॉस्ट हिम। वो चीज़ उसके बाद वो तो हुआ। हेल्पलेसनेस ये होती है कि हम ऐसी लोकेशन पे हैं, यहाँ बाय रोड नियरेस्ट हॉस्पिटल 3 घंटे दूर है। हम उसको इवैक्यूएट करके भी ले जाएँ, रात को चॉपर आएगा नहीं, उस उन पहाड़ों में लैंड नहीं हो पाएगा। सो वो सब चीज़ें बहुत आपको कहीं न कहीं डिफ़िकल्ट लगती हैं। वेदर है, ठीक है, आप क्योंकि आपको इक्विपमेंट ऐसा मिल जाता है, आर्मी टेक्स केयर कि हाँ, इक्विपमेंट ऐसा है कि आपको हेल्प करता है। बट आज की डेट में बोलूँ, ठीक है, उस टाइम पे थोड़ा कम था, आज की डेट में बोलूँ तो मोबाइल फ़ोन्स सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी बोलूँगा मैं। बिकॉज़ पहले होता था कि चिट्ठी गई, चिट्ठी जब तक पहुँची ये प्रॉब्लम थी, जब तक आपने रिप्लाई किया या कॉल किया चिट्ठी देख के, तब तक वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई होती थी। घर वालों ने कुछ ना कुछ तो मैनेज कर ही लिया होता था। कोई बीमार है, जब तक चिट्ठी पहुँचती थी वो ठीक हो चुका होता था।
बट आजकल मोबाइल फ़ोन है, अगर कुछ अच्छा है तो आपका मोटिवेशन हाई है, और अगर कुछ भी खराब हो गया, थोड़ा-सा भी लड़ाई हो गई घर पे, अच्छे से बात नहीं हुई, गर्लफ्रेंड से बात नहीं हुई अच्छे से, तो आपका मूड डाउन होगा, तो मोरल डाउन हो जाएगा। अब उस डाउन मोरल के साथ सडनली आपको किसी ऑपरेशन में जाना हो, तो बंदों को मोटिवेट रखना, ट्रूप्स को एंगेज्ड रखना, वो एक बहुत बड़ा वो भी एक बड़ा चैलेंज होता है ऑपरेशंस में। सब अपने घर से दूर बैठे हैं, सबकी अपनी-अपनी परेशानियाँ हैं, सबकी अपनी डिफ़िकल्टी है। सो उसमें सबको मोटिवेट रखना और सबको एंगेज्ड रखना कि हाँ, ऑपरेशन होगा तो वही अपना 100% देंगे, और वो तो 100% देंगे, बट एक-दूसरे की लाइफ़ प्रोटेक्ट करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो एज़ एन ऑफिसर ठीक है, मैं 10 लोगों के हूँ, बट सब अपने बड़ी पेयर में अगर चल रहे हैं, तो एक-दूसरे का साथ देना, वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैं उनको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, वो सब चीज़ें जो हैं एज़ अ टीम, वो करना बहुत टफ होता है। वो दीज़ थिंग्स आर लाइक वेरी टफ, जो अपने आप को मेंटली, फिज़िकली एग्ज़ॉस्ट करती हैं। बट हाँ, वहाँ बैठ के मोटिवेशन वही है कि हम ये देश के लिए कर रहे हैं, सो वो अपने आप को उस तरह से जज़्बा हाई रखना ज़रूरी होता है। एज़ एन ऑफिसर आप कितना भी लो फ़ील कर रहे हो, बट आपको वो मोटिवेशन रखनी है अपने ट्रूप्स में। अगर आप खुद को लो फ़ील कराओगे, तो अपने ट्रूप्स को कैसे मोटिवेट रखोगे? तो वो कहीं न कहीं वो चैलेंजेस हैं सारे ऑपरेशंस में, और डिफ़िकल्टी हर ऑपरेशन में है। कोई भी ऑपरेशन आसान नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक अगर आप पोस्ट पोस्ट तो ठीक है, पोस्ट आपकी सिक्योर होएगी, आपने अपने बैठा रखे हैं अपने वो बंदे, दे आर देयर फॉर प्रोटेक्शन। बट अगर आप पोस्ट से बाहर निकलते हो, चाहे वो किसी से मिलने जा रहे हो, चाहे एरिया डोमिनेशन पेट्रोल के लिए भी जा रहे हो, इट्स चांस ऑफ वन बुलेट। एक स्ट्रे बुलेट कहीं से भी आएगी, किसी को भी लगेगी, लाइफ एंड्स। सो वो सब चीज़ें कहीं न कहीं आपको दिमाग में लेके चलनी पड़ती हैं, आप जब ऑपरेशन कर रहे हो। तो डिफ़िकल्ट है, बट उसी के लिए हम ट्रेन हैं। इसी से पहले रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन था, जो कॉम्बैट के लिए ट्रेनिंग, सो कॉम्बैट ट्रेनिंग में ये सब कुछ आता है। आपको मेंटल टफनेस, इन सब सिचुएशन को फेस कैसे करना है, अगर आपको वो आता है तो आप अच्छे सोल्जर बन जाते हो। सर, जम्मू एंड कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान आपको एक इंजरी हो गई थी, तो सर आप क्या हमारे व्यूवर्स को उस बारे में बता सकते हैं? इंजरी, दैट वाज़ द रीज़न मेरे को फौज छोड़नी पड़ी। मैं इन्फेंट्री में बाय चॉइस गया था। शॉर्ट सर्विस था, मैं हेल्थ कैटेगरी बन गया था, परमानेंट कैटेगरी हो गया था। एक्सटेंशन लिया कि ठीक है, अगर सॉर्ट हो जाएगा ये चीज़, बट कहीं न कहीं वो चीज़ हेल्प नहीं करती। फ़ौज में रह के और ख़ासकर इन्वेंट्री में रह के अगर आप फिज़िकली फिट नहीं हो, तो वो कहीं न कहीं आपको बहुत अफ़ेक्ट करता है। और मैं, जैसे मैंने बोला, मैं बाय चॉइस इन्वेंट्री में गया था। मैं वो कुर्सी पे बैठने वाली नौकरी नहीं करना चाहता था। सो दैट वाज़ वन रीज़न। वो जो इंजरी थी, मतलब आई विल नॉट रिमेंबर कि एक ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ, दैट वाज़ नॉट एन एक्सीडेंट, बट इट वाज़ एग्रेवेशन ऑफ ऑल छोटे-छोटे ऑपरेशंस होते रहे। जब आप रात को चलते हो, अ, ओ पहाड़ियाँ चढ़ रहे हो, पहाड़ों में डिस्टेंसेस किलोमीटर्स में नहीं होते, वहाँ घंटों में डिस्टेंस माना जाता है। हमने आज इस गाँव में ऑपरेशन करने जाना है, तो ये 4 घंटे है, ये 3 घंटे है, उस वाले टॉप पे जाना है, कोई कोबरा टॉप है, कोई अलग नाम है। तो अगर हमने वहाँ जाना है तो इतने घंटे लगते हैं। सो यू हैव टू रिवर्स कैलकुलेट कि अगर हमने फर्स्ट लाइट पे जाके वहाँ सर्च करनी है, तो हमने रिवर्स कैलकुलेशन करके, डिस्टेंस कैटर करके, और रात को आप चलना शुरू करोगे। अब रात को उन पहाड़ों में चलना, उन उन कच्चे रास्तों पे, पगडंडियों पे कहीं न कहीं आपको लगती रहती थी। जब आप उस समय यंग हो, जवान खून है, आप ध्यान भी नहीं देते हो छोटी-मोटी चीज़ों का। सो वो सब चीज़ें कहीं न कहीं एग्रावेट हो गई। तो कहीं न कहीं वो इफ़ेक्ट स्पाइन पे आना शुरू हुआ। सो वो चीज़ें जब इफ़ेक्ट करने लगी, आई हैड एन इश्यू विद दैट। बीच में ऐसा हो गया कि आई वाज़ बेड रिडन। 25 साल की उम्र में एज़ अ यंग ऑफिसर आप बेड रिडन हो गए। मेरा जो बडी था, वो मेरे को रोटी भी ऐसे, मैं ऐसे सीधा फ्लैट लेटा हुआ था बेड पे, और रोटी भी मेरे मुँह में डालता था। सो ऐसी हालत हो गई थी। आई फॉट बैक, थोड़ा करा, कुछ मेडिकेशन हुई, कुछ मैंने होम्योपैथी और ये अपना एक्यूपंक्चर वंक्चर ट्राई किया। सो दैट हेल्प्ड, स्टार्टेड गेटिंग वेल। बट हाँ, एक वो ब्लॉक बन गया था कि अगर इससे ज़्यादा लेवल पे मैं एग्रेवेट करूँगा अपने फिजिकल एक्टिविटी को, तो कहीं न कहीं मेरी बैक पे प्रॉब्लम आती थी। अ, वही कैरी फॉरवर्ड किया। अब आज से 6-7 साल पहले मेरे को ऑपरेट कराना पड़ा। मैं
ऑपरेशन करा चुका हूँ। आई हैड 11 विजिट्स टू द ऑपरेशन थिएटर जस्ट बिकॉज ऑफ माय बैक। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें खराब करी उन्होंने मेरा। अगर मैं आर्मी करियर बोलूँ तो आज भी ऑब्वियसली आई फील कि आज भी अगर यूनिफॉर्म में बैठा होता तो अलग फील होती, बट यस जहाँ हूँ इट्स ऑल फेट। फौज में भी किस्मत से गए और अब यहाँ है, तो आई एम हैप्पी विद लाइफ। क्योंकि जो लर्निंग्स मेरी उन ट्रेनिंग के दौरान हुई, जो मेरे 6-6.5 साल मेरी यूनिट के साथ रहे, वो जो लर्निंग्स हैं उन्होंने ही मुझे आज मैं यहाँ बैठा हूँ। आई एम डूइंग वेल इन लाइफ, सेटल्ड, अच्छा नौकरी चल रहा है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ आर्मी। मैं अगर नॉर्मल कैपेबिलिटी की बात करूँ तो शायद मैं इतनी दूर नहीं पहुँचता जिंदगी में, बट आर्मी ने सपोर्ट किया। आर्मी ने फौज के बाद भी सपोर्ट किया। अगर मैं बोलूँ तो रीसेटलमेंट कोर्स होता है, IIM लखनऊ जैसे इंस्टीट्यूट से मैं 6 महीने का एक ऑन कैंपस कोर्स करके फिर मैंने अपना कॉर्पोरेट जर्नी शुरू किया। अदरवाइज अगर मैं अपने शायद बहुत मेहनत करता तो क्लियर करता, IIM पहुंच जाता, बट अगर मैं नॉर्मल कैपेबिलिटी की बात करूँ तो मैं शायद IIM जैसे इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकता था। तो वो सिर्फ आर्मी की देन है, और वो जो वैल्यूज सीखे, वो जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज आती हैं, आपको चुटकी में डिसीजन लेना है, आप अपना टीम को कैसे हैंडल करते हो आपको अच्छे से आता है। आप गलत सही थोड़ा सा डिसीजन लेने में जल्दी कर दोगे, मतलब सही करोगे, गलत होगा आप उसको एक्सेप्ट भी करोगे, उससे लर्निंग लोगे। ये फौजी जितने भी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं सब में ये क्वालिटीज है, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है कॉर्पोरेट में। मैंने लाइक नथिंग अगेंस्ट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बट बहुत सारे लोग होते हैं जो केवल काम टरकाना चाहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे डाल दी। फौजी बैठा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टरकाएगा नहीं, ही विल गेट इट डन। टाइम लगेगा, सही होगा, गलत होगा, वो बात की बात है, बट जो काम करना है वो करना है। तो वो सब चीज़ें, वो जो प्लानिंग करना, वो बेसिक जो चीज़ें फौज में सीखी वो हेल्प करती हैं। आज भी मैं यहाँ बैठा हूँ वो उसी वजह से है। तो इट्स अ बिग लर्निंग। तो बाकी जो किस्मत थी, आई कुडंट कंटिन्यू इन आर्मी बिकॉज ऑफ माय बैक, सो ठीक है, बट आई एम स्टिल देयर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्मी। मैं हमेशा ही बोलता हूँ मैं एक फ्लैग बेरर हूँ आर्मी का सिविल वर्ल्ड में। somebody if he looks at me या मुझे जानता है तो ये ना बोले कि आप फौजी अफसर ऐसे ही होते हैं, आई विल नॉट लिसन टू दैट। तो मेरे को अपने आप को वैसा कंडक्ट करना है, दैट आई डू। फर्स्ट बेसिक थिंग लोग ये बोलते हैं अगर मैं 1 मिनट भी लेट हो जाऊंगा कहीं, यार आर्मी ऑफिसर से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। आई नो वो एक फिजिकल लाइक एक फंडामेंटल चीज बन जाती है, पीपल से दैट, बट मुझे पता है कि मैं लेट नहीं हो सकता किसी भी जगह, चाहे बाकी वाले आधा घंटा बाद में है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मेरे को किसी ने पार्टी में बुलाया था, 8 बजे आ जाना, हम 8 बजे पहुंच गए। जो होस्ट थे वो 9:30 बजे आए थे, तो ठीक है, वो फ्रेंड था, जानता था, इसको कॉल किया, वो मेजर अरेंजमेंट देख लेना सब सही है नहीं है, तो मैं होस्ट बन गया था। तो वो सब चीज़ें हैं, बट हाँ कॉर्पोरेट सिनेरियो में अगर मैं काम की बात करूँ तो यस, आई डोंट वांट टू बी लेट। अगर मेरे को कोई टाइम है उसी टाइम पे आना है, टाइम पे काम करना है, एंड वो सब चीज़ें फौज ने दी, वो सब वैल्यूज़ फौज ने दी, आज जो भी है फौज की वजह से। सो दो 6.5 years विद आर्मी प्लस 1 year ऑफ ट्रेनिंग कहीं ना कहीं बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एक कैरेक्टर बिल्ड कर देती है आपके अंदर। तो आई एम हैप्पी जैसी भी लाइफ है। सो ठीक है, बैक जो था सीन वो था, बट जितना जिंदगी जिए फौज के साथ अच्छी थी, अभी भी अच्छा है। सर एक फौजी जो होता है वो अपनी ड्यूटी, अपनी वर्दी, अपने वतन से इमोशनली अटैच्ड रहता है, तो सर फौज को छोड़ना आपके लिए कितना मुश्किल रहा था? मैं सबसे बड़ी चीज बोलूं, पता है एक मिसनॉमर है, पब्लिक बोलती है कि फौजी इमोशनल नहीं हो सकता है, बिकॉज ऐसी नौकरी कर रहे हैं, तो फौजी अगर रो रहा है या फौजी इमोशनली वीक हो रहा है, अरे ये तो फौजी है, ये नहीं हो सकता। पर मेरा इस पे टेक ये है कि अगर एक फौजी इमोशनल नहीं है तो वो फौजी नहीं बन सकता। फौजी पागल टाइप का इमोशनल होना चाहिए। वो पागल टाइप का इमोशनल है तो वो अपने देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाता है, अपने घर वालों से दूर वहां बैठा होता है, इतनी टफ लाइफ जी रहा होता है। आज की डेट में अगर मैं बोलूँ, एक ग्रेजुएट जो सिपाही बन के भी आता है, मैं नॉर्मल ठीक है 12वीं के बाद भी अगर आएगा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं सिविल में, अगर वो ग्रेजुएशन कर लेगा छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी उसको, बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं सिविल में भी अगर वो कुछ करना चाहे तो। बट फौज में आना, फौज में ऐसी कोई स्पेशल तनख्वाह नहीं मिलती, पे कमीशन तो वही है जो सिविल में भी मिलता है।
ठीक है, आपको फील्ड अलाउंसेस मिलते होंगे, बट वो भी अदर डिपार्टमेंट्स में भी अगर ऐसी जगह आप पोस्टेड हो तो आपको मिलता है। सो स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, वो सिर्फ इमोशनल जज्बा है देश के लिए, वो तभी आते हैं वहाँ पे, तभी वो वैसी लाइफ जीते हैं। तो फौजी इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है। वो इमोशनल नहीं होगा तो वो देश के लिए इतनी टफ नौकरी नहीं करना चाहेगा। वो इमोशनल नहीं होगा तो वो अपने बडी के लिए अपनी जान देने को तैयार नहीं होता, अपनी बडी को बचाने के लिए गोली खाने को तैयार नहीं होगा। वो इमोशनल नहीं होगा तो ये जो टीम बिल्डिंग की हम बात करते हैं ये नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इमोशंस जो नॉर्मली बोल जाते हैं फौजी इमोशनली वीक नहीं हो सकते, फौजी इमोशनल होते हैं। हाँ, उन इमोशंस को कंट्रोल करना आता है, चाहे वो हालात की वजह से करना पड़ता है, कुछ ट्रेनिंग की वजह से आपको करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर मैं एज़ एन ऑफिसर अगर मैं वीक हूँ इमोशनली, तो मैं अपने ट्रूप्स को लीड नहीं कर सकता। तो मुझे कहीं न कहीं अपने आप को ओवरकम करना पड़ेगा किसी भी तरीके से और अपने ट्रूप्स को लीड करना है। तो वो सब चीज़ें हर कोई करता है अपने लेवल पे। एक सिपाही भी अपने लेवल पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी नौकरी कर रहा है। तो वो बहुत ज़रूरी है। इमोशंस होना बहुत ज़रूरी है। इमोशंस हैं तो हम देश के लिए खड़े हैं। इमोशंस नहीं होते तो कौन आता फ़ौज में? फ़ौज हमेशा ही बोलता हूँ फ़ौज पैशन है, प्रोफ़ेशन बाद में है, पैशन पहले है। सो अगर पैशन है तो पैशन इमोशन से ही आएगा, अदरवाइज़ आप नहीं बन सकते फ़ौजी। हाँ, मेरे लिए मुश्किल था जब आर्मी की यूनिफ़ॉर्म छोड़ के सिविल वर्ल्ड में आए। सो कहीं न कहीं ठीक है एडजस्ट करना सिविल वर्ल्ड में एक तरह से एक नई ज़िंदगी शुरू करना विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब मैं मैरिड हूँ, मेरा एक बच्चा है, उसके बाद एक नया करियर शुरू करना ठीक है मेंटली टफ था, बट जैसे मैंने कहा फ़ौज ने सपोर्ट किया, आईएम जैसे इंस्टीट्यूट में टाई अप्स हैं, तो वो करके उसके बाद सिविल वर्ल्ड में जाना थोड़ा आसान हो गया। तो वो हेल्प करता है, वो भी फ़ौज का ही सपोर्ट था। अदरवाइज़ येस इमोशनली आई फील बैड। अभी भी मेरी एक यूनिफ़ॉर्म प्रॉपर पूरा सजी हुई मेरे कबर्ड में है, ठीक है, मोटिवेशन है, दिखती है। और दिल में तो है ही, वो तो हमेशा रहेगा। सो फ़ौज को मैं बहुत ऊपर रख कई लोग मेरे को नॉर्मल एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि सिविल वर्ल्ड और फ़ौज को कैसे कंपेयर करोगे? तो कंपैरिज़न ही नहीं है। नोबडी कैन कंपेयर। फ़ौज अलग दुनिया है। सो उस दुनिया को आप इस दुनिया से कंपेयर नहीं कर सकते हो। उसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत कम चीज़ें इधर आके कंपेयर कहीं लागू होती होंगी, बट वो जो सिनेरियोज़ ही टोटली डिफरेंट हैं। अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल दूँ तो टीम बिल्डिंग में अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टीम बिल्डिंग की बात करता हूँ तो वहाँ ये है कि हाँ, टीम में अच्छी बॉन्डिंग बन जाए। वहाँ पे टीम बिल्डिंग ज़िंदगी मौत का सवाल है। एक बंदा अगर सही से अपना रोल नहीं करता है तो किसी की जान जा सकती है। तो बहुत फ़र्क है। तो वो बहुत ऊपर है मेरे लिए। आई कीप इट वेरी हाई। और ठीक है, सिविल वर्ल्ड अभी ब्रेड एंड बटर वहाँ से चल रहा है, ज़िंदगी वहाँ से चल रही है। आई हैव दैट रिस्पेक्ट बिकॉज देयर आर पीपल हेयर जो बहुत काम करते हैं भाई। मे बी हम बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में काम करते हो, यहाँ थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड हो जाता है, बट ऐसे लोग हैं जो सवेरे 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक भी काम कर रहे हैं। पीपल आर वर्किंग हार्ड। हर जगह कंपटीशन है, सिविल वर्ल्ड में बहुत कंपटीशन है। तो कहीं न कहीं वो हार्ड वर्किंग लोग हैं यहाँ पे, तो इसलिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड इतना फ्लरिश कर रहा है, हमारे देश को इतनी तरक्की मिल रही है। बट आर्मी वाला जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो मैं इधर कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। तो वो इमोशंस हैं, वो इमोशंस रहेंगे तो लोग फ़ौज में आएँगे, वो इमोशंस नहीं होंगे तो लोग फ़ौज में नहीं आ पाएँगे। अगर कोई आएगा भी तो वो फ़ौज को करियर बना के आएगा, और जो फ़ौज में करियर बनाने आते हैं या करियर सोच के आते हैं, फिर वो वाला पैशन डेवलप नहीं होगा और इमोशंस नहीं है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ एक फ़ौजी इमोशनल है, मैं प्राउडली बोलता हूँ मैं इमोशनल हूँ। और अगर मैं इमोशनल हूँ तभी मैं देश के लिए पागलपन की हद पे जाने को तैयार हो सकता हूँ। अदरवाइज़ जो लॉजिकली सोचना शुरू करेगा वो ये नहीं सोचेगा कि हाँ, मैं क्या करूँगा इसके बाद। तो ये तो है, ज़िंदगी का पार्ट है। अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ठीक है, बट हाँ, आर्मी जैसे मैंने बोला दिल में बहुत स्ट्रॉन्ग जगह है। और यूनिफ़ॉर्म अभी भी देखता हूँ ऑलमोस्ट रोज़ तैयार होने से पहले मेरे कबर्ड में है, बिल्कुल रेडी है। सो दिखता है। फिट नहीं आऊँगा उसमें अभी, वो अलग बात है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आप सोचते हैं वो टॉप क्वालिटीज़ जो हर किसी पर्सन में होनी चाहिए, अगर उसमें नहीं है तो उसे वो क्वालिटीज़ सीखनी चाहिए?
बहुत सारी बातें क्वालिटीज़ अगर मैं बोलूँ तो हमने जितनी अभी बात करी कवर हो गया होगा। बट टॉप क्वालिटीज़ आप एक तो अपने आँख, कान, नाक हमेशा खुले रहो। ये ज़िंदगी में भी काम आएगा। आप फौजी हो, नहीं हो, वो अलग बात है। ज़िंदगी में भी काम आएगा। आप हर किसी से सीखते हो। किसी से सीखते हो कि क्या करना है, किसी से ये भी सीखते हो क्या नहीं करना है। अगर आपको उस चीज़ की समझ आ जाती है, तो आप बहुत कुछ ज़िंदगी में अच्छा सीख सकते हो, अच्छा बन सकते हो। ओएलक्यूज़ की बात होती है कि एसएसबी जा रहे हैं सर, ओएलक्यूज़ कैसे डेवलप करने हैं। ओएलक्यूज़ डेवलप करने वाला सिनेरियो नहीं है, ये क्वालिटीज़ सबके अंदर है। हाँ, उनको आप पॉलिश कैसे कर सकते हो, उस पे डिपेंड करता है। बट जब आर्मी में आ जाओगे, जो लर्निंग्स की अगर मैं बात करूँ, सो टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, टीम बिल्डिंग, कमराडरी, ट्रस्ट, लोगों को जानना, आइडेंटिफाइंग पीपल, ठीक है? आप ऐसे सिनेरियो में जब साथ में रहते हो तो लोगों का ट्रू कैरेक्टर दिख जाता है आपको। आपको पता है कौन कैसा है। ये मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप 2 साल किसी के साथ रहते हो और 2 घंटे किसी के साथ एक स्पोर्ट्स फील्ड में रहते हो, तो आपको उसका ट्रू कैरेक्टर उस 2 घंटे में दिख जाएगा। और वो बहुत सही बात है। अगर आप किसी इंडिविजुअल को एक फुटबॉल जैसे सिनेरियो में ले लो, वो टीम के लिए कितना खेल रहा है, इंडिविजुअल कितना खेल रहा है, कितने पासेस दे रहा है, किसको कितना सपोर्ट कर रहा है, एफर्ट कितना मार रहा है, उसका पूरा ट्रू कैरेक्टर दिख जाता है आपको उसी एक फुटबॉल मैच में। तो वो सब चीज़ें कहीं न कहीं आर्मी में ट्रेनिंग इस तरह से बनी हुई है, आपका ग्रुप इस तरह से बनते हैं कि कहीं न कहीं आपको वो चीज़ें आइडेंटिफ़ाई हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें जो मैंने अभी बताई ये सब चीज़ें हैं जो सीखी लाइफ से, जो आर्मी से सीखी, सीनियर से सीखी, जूनियर से सीखी। सूबेदार साहब जो इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं हमारे आर्मी में, जिन्होंने जवान से आके जब सूबेदार मेजर टाइप बनते हैं, उन्होंने तो लोअर लेवल का पूरा लाइफ देखा है, उनसे सीखने को बहुत मिलता है। अगर आप आर्मी में हो और एक सूबेदार साहब की लाइफ से सीखते हो, आपको असली जो फौज के अंदर की जो, जैसे फौजी भाषा में गुड्डियाँ बोलते हैं, वो आपको सीखने को मिलेंगी। वो ऐसी-ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो शायद एज़ एन ऑफिसर आप ऊपर लेवल में बैठोगे तो आप वो नहीं शायद सीख पाओ। तो ये सब एक्सपीरियंसेस मैटर करते हैं, ये सब चीज़ें आप सीखते हो आर्मी से। तो यही लर्निंग है जो अभी मैं अपने कॉर्पोरेट लाइफ में लेके चल रहा हूँ। पर्सनल लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता हूँ। तो वो डिसिप्लिन जो है, वो डिसिप्लिन आपको हमेशा हेल्प करता है। तो एज़ फिज़िकल फिटनेस अगर आप बोल लो, वो डिसिप्लिन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो, मैं इनफैक्ट एज़ एचआर भी मैं ये चीज़ देखता हूँ किसी कैंडिडेट को सेलेक्ट करने से पहले, कि अगर वो, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, मैं रनिंग करता हूँ, मैं साइक्लिंग करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ। जो बंदा ऐसा काम कर रहा है ना, वो डिसिप्लिन्ड है। ये मेरा मानना है। जो रोज़ सवेरे 6 बजे उठ के पागलों की तरह भागने जाता है, या सवेरे 6 बजे उठ के वो जिम जाता है, अपने आप के लिए मेहनत कर रहा है, अपनी डेवलपमेंट के लिए मेहनत कर रहा है, वो अच्छा बंदा है, वो डिसिप्लिन्ड है, वो अच्छा काम कर सकता है, स्ट्रक्चर्ड वे में काम कर पाएगा। सो ये चीज़ें हेल्प करती हैं कहीं न कहीं। तो ये सब क्वालिटीज़ हैं जो आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ज़िंदगी में, चल रहा है आगे। सर थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। सर आप जाते जाते हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या एक साइनिंग ऑफ नोट देना चाहेंगे? 2-3 बातें कहना चाहूँगा। जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, कुछ लोग उसको अपनी एक सनक बना लेते हैं। सनक ना बनाओ उसको अपनी, ठीक है, आपका एम है, उस एम के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। मेरे को बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करते हैं कि सर एसएसबी के टिप्स चाहिए, बट अभी वो बंदा 10वीं में पढ़ रहा है, अभी उसने 12th का मतलब एनडीए एग्जाम भी नहीं दिया है, सीडीएस तो दूर की बात है। सो वो फोकस नहीं है। अगर मैं फोकस की बात करूंगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपको पता है कि पहले मैं 12th करूंगा, फिर सीडीएस दूंगा, या 12th के दौरान जो लास्ट ईयर में दे पाऊंगा वो देना है, या सीडीएस करना है तो मेरे को रिटन एग्जाम कब होगा, उसकी क्या तैयारी करनी है। रिटन क्लियर करोगे तो एसएसबी कर पाओगे, फिर एसएसबी के लिए सोचना शुरू करो। एसएसबी की नॉलेज रखना अच्छी बात है, नॉलेज रखो। कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर मैं क्या बुक्स पढूं। मैंने आज से 20 साल पहले जब एसएसबी दिया था, या मैं रिटन के लिए एग्जाम रिटन दिया था, मैंने कभी तैयारी नहीं करी थी, कोई बुक नहीं पढ़ी थी। सो आज की डेट में अगर मैं किसी को सजेस्ट करना चाहूँ तो 20 साल में बहुत कुछ बदल गया होगा। बट आज की डेट में आपके हाथ में सबसे बड़ी पावर है। आप एक मोबाइल फ़ोन कैरी करते हो जिसमें दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन है। सो अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को कैप्चर नहीं कर पा रहे हो और किसी से पूछ रहे हो कि करूँ क्या, तो वो वाली स्पून फीडिंग नहीं हो पाएगी।
मैं अभी भी बहुत सारे बच्चों के साथ बातचीत होती है, बहुत सारे बच्चों के साथ कनेक्ट करता हूँ। एसएसबी के क्वेश्चंस हैं तो मैं यही बोलता हूँ कि पहले आप खुद को एक पेडेस्टल पे ले आओ, एक तैयारी करो। फिर आपको डिफिकल्टीज लगती हैं, अब लगता है कि एसएसबी नहीं समझ आ रहा, फिर बात करते हैं। मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ एसएसबी में, मैंने फर्स्ट टाइम में क्लियर कर लिया, मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। देयर आर पीपल जो शायद 5th-6th अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता होगा, मैं रिजेक्ट क्यों हुआ, सेलेक्ट क्यों हुआ, वो शेयर कर सकते हैं। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, तो शायद मेरे पास वो वाला एक्सपीरियंस भी नहीं है। प्लस मैं एसएसबी के अदर साइड नहीं रहा हूँ, मैं जीटीओ नहीं रहा हूँ, मैंने वो वाला कोर्स नहीं करा, तो मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊंगा जैसे हमने अभी किए। तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में रख के प्रिपरेशन करनी चाहिए। अपनी ट्रू पर्सनैलिटी को कभी ना बदलो। मैं बहुत क्लियरली, बहुत ब्लंटली बोलूंगा, शायद आर्मी के लिए आप नहीं बने हो, आप बहुत चाहते हो आर्मी में जाना, शायद आप आर्मी के लिए नहीं बने हो, वो आपको नहीं सेलेक्ट करें। मैं देखा है लोग 8-8 9 एसएसबी देके नहीं सेलेक्ट होते। बट ठीक है, आपका जिंदगी में कुछ और लिखा होगा, ठीक है, आपका एम था, नहीं हो पाया, बट उसके लिए आप बिल्कुल एकदम पागलपन जैसा हालत हो जाए, वो नहीं चाहिए। तो अगर आप आर्मी के लिए नहीं बने हो, आप तैयारी कर रहे हो, 2-3 बार कर लिया है, नहीं हुआ, डिसहार्टन नहीं होना जिंदगी में और अच्छी चीजें हैं करने को, तो कहीं और अच्छी जगह वो करो। देश के लिए कंट्रीब्यूट करना है, आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हो। अपने बेसिक फंडामेंटल जो चीजें हैं, अगर आप एज एन इंडिविजुअल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप देश की तरक्की के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो। मैं सीधी सी बात है, टू द लोएस्ट लेवल अगर मैं बोलूँ, तो अगर आप अपना कचरा डस्टबिन में डालते हो एज अ सिटीजन, आप कुछ सही फॉलो कर रहे हो, आप अच्छी ड्राइविंग करते हो, सिग्नल देते हो, रूल्स फॉलो करते हो, रेड लाइट फॉलो करते हो, कहीं ना कहीं आप देश के लिए एक अच्छे नागरिक बन रहे हो, वो हेल्प करता है। आर्मी ठीक है, एम है, आर्मी में बच्चे आएंगे, आर्मी की जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो वैसी ही है, वो स्ट्रिक्ट ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आर्मी में ऑफिसर्स की शॉर्टेज है तो इस वाले बैच से हम 50 उठा लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। हम 350 थे, हम 5 लोग सेलेक्ट हुए थे, तो ऐसा ही होगा। आर्मी में ऐसे बैचेस होते हैं जो वॉश आउट बैचेस होते हैं, जिसमें एक भी सिलेक्ट नहीं होता है, बिकॉज उनको वही चाहिए जो वहाँ आके वो वाला काम कर सके जो एक आर्मी ऑफिसर से एक्सपेक्टेड है। जब आपके अंदर वो चीज़ है, ऑब्वियसली आपकी सिलेक्शन होएगी। तो अपना ट्रू पर्सनैलिटी मत बदलो। मैंने जैसे पहले भी बोला था, आप धोखा नहीं दे सकते हो टेस्ट में, धोखा दे के पास नहीं हो सकते हो, एसएसबी क्लियर नहीं कर पाओगे धोखा दे के। सो अपनी ट्रू पर्सनैलिटी सामने रखो, उन्हें जज करने दो वेदर आप ट्रेन हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो। एंजॉय करो, एक्सपीरियंस को एंजॉय करो, वो बहुत ज़रूरी है। उस समय जो मेरे दोस्त बने थे, मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट अगर ये बोलूँ तो मैं उनसे कनेक्टेड नहीं हूँ, बिकॉज उस समय ये मोबाइल फोन्स वाला सिनेरियो नहीं था, नए नए आए थे मोबाइल उस समय, तो मतलब हमारे हाथ में आना तो बहुत दूर की बात। तो एक डायरी है जिसमें अभी भी मेरे पास लैंडलाइन नंबर्स, एड्रेसेस लिखे हुए हैं, वो है मेरे पास, अभी भी है वो डायरी। बट वो लैंडलाइन नंबर्स भी बीच में वो डिजिट्स चेंज हुए तो नंबर चेंज हो गए, तो मैं कनेक्टेड नहीं हूँ किसी से भी। बड़े अच्छे दोस्त थे, अच्छे बॉन्डिंग थी, वो 5-6 दिन में अच्छी बॉन्डिंग थी। आज की डेट में व्हाट्सएप है, आप नंबर एक्सचेंज करोगे, आप कनेक्टेड रहोगे, फेसबुक है, तो आप कनेक्टेड रहोगे उन लोगों से। तो वो बॉन्डिंग बनाओ, वो कनेक्शंस बनाओ, वो हेल्प करता है। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर नहीं भी होगा तो आप एक्सपीरियंस लेके आते हो। तो जो मैंने बोला, आँख कान नाक खुले रखो, आप सीखो क्या हुआ। इनफैक्ट अभी लास्ट वीक ही एक वन ऑफ द गर्ल्स, शी वाज स्क्रीन्ड आउट, तो मेरे से बात कर रही थी एसएसबी को लेके, शी वाज स्क्रीन्ड आउट, तो उनको भी मैंने यही बोला था, और उसने मेरे बोलने से पहले ये बोला कि सर अब मुझे पता है क्या करना है, अगली बार क्लियर होगा। सो वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो लर्निंग अगर आप लेके आते हो, उस लर्निंग पे अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड करोगे और ऊपर उठोगे, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। सो फोकस होना बहुत जरूरी है, स्मॉल स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। आप 10वीं में बैठ के आप सीडीएस की तैयारी करने की सोच रहे हो, नहीं, आराम से स्टेप बाय स्टेप, और उस प्लानिंग से चलोगे, सक्सेस मिलेगा। और आर्मी में आर्मी सबको मोस्ट वेलकम करती है जो कैपेबल है। कोई हाइट का फंडा नहीं है, कोई फिजिकल फिटनेस का टेस्ट नहीं। एसएसबी में बहुत सारे लोगों को होता है कि फिजिकल फिटनेस होता है, फिजिकल फिटनेस कुछ नहीं होता है एसएसबी में। आपकी बेसिक बॉडी ठीक होनी चाहिए, तो बाकी आर्मी को पता है हमें बंदा मिलना चाहिए ट्रेन करने के लिए, बाकी आर्मी ट्रेनिंग कर लेगी। सो आर्मी को उसका टेंशन नहीं। हमारी ट्रेनिंग प्रोसेस इतनी स्ट्रांग है कि हम जिस बंदे की कैपेबिलिटी है उसको ट्रेन करने की जिम्मेवारी आर्मी की है, तो वो हो जाता है। तो इसलिए मैं सबको यही बोलना चाहूँगा, पैशनेट हो, रहो,
उसके लिए तैयारी करो। कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस के लिए, सिलेक्शन के लिए भी, तो आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो उस तैयारी के बाद ठीक है, आप सारे लोग 100% नहीं लाते मार्क्स, कुछ लोग कम भी लाते हैं, ज़्यादा भी लाते हैं, तो इसलिए वो रैंकिंग सिस्टम होता है। सो वो है। एक सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट अगर मैं बोलूँ, हाथ जोड़ के भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, जो हमारे वेटरन्स हैं, जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स छोड़ दो, इवन बाकी जो जवान भी, जब सूबेदार साहब भी रिटायर होके जो आते हैं, उनको आप किसी भी तरह से सपोर्ट कर सकते हो, उनको सपोर्ट करो। वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, उन्होंने अपने देश के लिए काम किया है, आपके लिए काम किया है, वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। तो उनको डिमीन करना या उनके अगेंस्ट बोलना, चलो आप अगेंस्ट नहीं भी बोलते हो बिकॉज आप डिफेंस एस्पिरेंट्स हो, आपको इज्जत है फौज की, बट वो दिखाना भी बहुत जरूरी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं फॉरेन कल्चर में वो देखता हूँ कि सबसे पहले जैसे कोई बोलता है कि मैं आर्मी ऑफिसर था या आई वर्क विद आर्मी, तो सबसे पहले ये बोला जाता है थैंक्स फॉर योर सर्विस टू द नेशन। हमारे यहाँ ऐसा नहीं बोला जाता है। हमारे यहाँ फौज को एक नौकरी माना जाता है, एक नौकरी की तरह नौकरी होती है, आप करके आ गए, ठीक है, ये फौजी था, फाइन। मेरे इतने सालों के सिविल करियर में भी आई थिंक 8 से 10 लोग ऐसे मिले होंगे जिन्होंने मुझे बोला है थैंक्स फॉर योर सर्विस टू द नेशन। अदरवाइज, और वो भी लोग वो बोलते हैं जिनके घर में शायद कोई फौजी होगा, जो जानते हैं कि क्या तकलीफें होती हैं एक फौजी लाइफ के साथ। सो अगर आप किसी भी फौजी को सपोर्ट कर सकते हो, किसी भी फौजी फैमिली को सपोर्ट करते हो, जब फौजी शायद पोस्ट पे बैठा है और फैमिली अकेली है, घर पे है, कोई सपोर्ट चाहिए, उनके बच्चों को कोई सपोर्ट चाहिए, किसी तरह से अगर आप कर सकते हो, आपके आसपास जो रहते हैं या आप किसी को जानते हो, सो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। मतलब मैं इवन एज जो आपका चैनल है, मैं आपको भी ये बोलूँगा कि इस चीज़ को थोड़ा प्रोपोगेट करो। फौजियों की रिस्पेक्ट दे डिजर्व, आई एम नॉट सेइंग कि उनको रिस्पेक्ट भीख में देनी है, दे डिजर्व रिस्पेक्ट, बट यही है कि वो हमारे अंदर वो फीलिंग आनी चाहिए। सो वो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट अगर आप दोगे, उनको सपोर्ट करोगे, तो जो फौजी पोस्ट पे बैठा है, he'll also get motivated कि हाँ कोई है जो मेरी फैमिली की देखभाल कर रहा है, तो मैं यहाँ बैठ के उन सब की देखभाल कर सकता हूँ। सो अगर वो वहाँ बैठ के हमारी निगरानी कर रहा है या हमारे लिए अपनी जान लेके बैठा हुआ है, तो अगर हम उसकी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, इज्जत दे सकते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी आर्मी को इन टोटलिटी वो अफेक्ट करेगा, एक पॉजिटिव वाइब आएगी, एक मोटिवेशन मिलेगी। सो you should respect what people have done for the nation। जो देश के लिए नौकरी करके आया है, किसी भी लेवल पे करके आया है, उसकी रिस्पेक्ट करना जरूरी है। हमें किसी चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई अटैक होता है तो हम फिर इंडियन आर्मी जिंदाबाद शुरू कर देते हैं। कोविड आया तो हमें रियलाइज हुआ पुलिस कितनी इंपॉर्टेंट है, या फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हमारे हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो किसी उस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है, सबकी एक जो जॉब है उसके साथ एक बेसिक रिस्पेक्ट एसोसिएटेड है, सब अब उस तरीके से काम करते हैं। अगर हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने देश को या अपनी सोसाइटी को एक बेटर सोसाइटी बना सकते हैं।